वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा ग्रेड 8 मैथ्स गणित प्रकाश पार्ट 1 का चैप्टर 2 जिसका नाम है पावर प्ले। और इसी वीडियो के अंदर इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, जहां पर मैंने बिल्कुल लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को एक्सप्लेन किया है। लेकिन ये जो वीडियो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद और यहाँ जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा उसको प्रिपेयर करने के बाद अगर इस चैप्टर से एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप कर पाओगे। एक शीट ऑफ पेपर लो और उसको फोल्ड करो, फिर से फोल्ड करो, बार बार फोल्ड करते जाओ और बताओ कितनी बार आप उस पेपर को फोल्ड कर पा रहे हो। मैंने जब A4 साइज का पेपर लेके फोल्ड किया तो मैं मैक्सिमम 7 टाइम्स ही फोल्ड कर पा रहा हूँ। आप बताओ आप कितनी बार फोल्ड कर पा रहे हो। देखो, किसी भी शीट ऑफ पेपर को जो हम फोल्ड करते हैं तो कितनी बार इसको हम फोल्ड कर सकते हैं ये डिपेंड करेगा वो जो पेपर आपने लिया उसकी थिकनेस क्या है, कितना मोटा वो पेपर है, फिर उस पेपर की लेंथ क्या है। जितनी थिकनेस कम होगी या जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा बार आप उसको फोल्ड कर पाओगे। सबसे ज़्यादा बार फोल्ड करने का जो रिकॉर्ड है वो है 12, जहाँ पर एक बहुत लंबी टॉयलेट पेपर की शीट को लिया गया और उसको फोल्ड किया गया तो मैक्सिमम 12 टाइम्स उसको फोल्ड कर पाए। लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं याद रखनी, बस इतना ध्यान रखो कि जो पेपर हम ले रहे हैं उसकी थिकनेस क्या है, लेंथ क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। इसी के साथ साथ पेपर की जो मटेरियल उस पर भी डिपेंड कर जाता है, फिर आप हाथ से फोल्ड कर रहे हो या मशीन से, तो उन चीज़ों पे। अब जैसे हमने एक शीट ऑफ पेपर ले लिया, उसकी जो थिकनेस है उसको हम मान लेते हैं 0.001 सेंटीमीटर। अगर इसको हम बार बार फोल्ड करें तो थिकनेस क्या होगी। तो जब हम पहली बार फोल्ड करेंगे तो उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी। अभी थिकनेस है 0.001 सेंटीमीटर, एक बार फोल्ड करोगे तो थिकनेस डबल हो जाएगी। ये एक शीट ऑफ पेपर है, इसको अगर ऐसे साइड से देखो तो इसकी कुछ थिकनेस होगी। जब एक बार हम फोल्ड करेंगे तो ये लेयर और ये लेयर, दो लेयर आ गई ना, तो अब थिकनेस क्या होगी, डबल हो गई। एक बार और जब फोल्ड करेंगे तो ये देखो दो लेयर यहाँ पर है, एक बार और फोल्ड करने पे दो लेयर और इसके ऊपर आ गई, यानी 1 2 3 4, टोटल 4 लेयर्स हो गई। तो पहले एक लेयर थी, फिर दो हो गई यानी डबल, फिर 4 हो गई यानी डबल का भी डबल। तो जितनी बार हम फोल्ड करते जाएंगे जो थिकनेस है वो डबल होती चली जाएगी। तो 0.001 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0.002। फिर से जब एक बार फोल्ड करोगे तो जितनी थिकनेस हो गई उसका भी डबल हो जाएगा। मतलब जब टोटल 2 टाइम्स फोल्ड करोगे तो थिकनेस हो जाएगी 0.004। जब तीसरी बार फोल्ड करेंगे तो थिकनेस फिर से डबल हो जाएगी, मतलब इतना तो हो ही गई थी, अब इसका भी डबल हो जाएगा। मतलब इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.008 हो जाएगा। फिर से एक बार फोल्ड करो यानी फोर्थ फोल्ड, तो फिर से डबल हो जाएगी यानी 0.016, और फिफ्थ में 0.032। इसी तरह से डबल होता चला जाएगा जैसे जैसे आप फोल्ड करते जाओगे। यहाँ पर यूनिट भी लगा देना, सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हो जैसे जैसे हम फोल्ड को इंक्रीज करते जा रहे हैं जो थिकनेस है उसकी वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी है उसको आपको याद नहीं रखना है, बस यहाँ से आपको ये आइडिया मिल रहा होगा कि कितने फास्ट जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो रही है। देखो, जब पहली बार हमने फोल्ड किया था तो 0.002 सेंटीमीटर थिकनेस थी, 10 टाइम्स फोल्ड करने पे थिकनेस हो गई अराउंड 1 सेंटीमीटर। फिर 7 टाइम्स और जब हमने फोल्ड किया यानी जब टोटल 17 फोल्ड हो गया तो थिकनेस हो गई 131 सेंटीमीटर। तो कितना फास्ट ये इंक्रीज हो रही है। अच्छा, यहाँ पर ये जो सिंबल बना हुआ है ये अप्रॉक्सीमेट का है, तो ये जो साइन है इसका यूज़ करते हैं हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू को इंडिकेट करने के लिए। मतलब कोई वैल्यू एकदम एग्जैक्ट इक्वल आ रही है तो ये साइन लगाएंगे। अब जैसे ये जो 131 है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब लगभग 131 है अप्रॉक्सीमेटली, तो उसके लिए हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, कर्व लाइन से इक्वल का सिंबल बनाएंगे। तो 17 टाइम्स फोल्ड करने पे थिकनेस हो गई 131 सेंटीमीटर। 26 फोल्ड्स करने के बाद जो थिकनेस है वो हो जाएगी लगभग 670 मीटर। अब ये कितना होता है आपको यहाँ से आइडिया लगेगा कि जो बुर्ज खलीफा है, टॉलेस्ट बिल्डिंग, उसकी हाइट है 830 मीटर, तो लगभग उसके करीब हो जाएगी। और 4 फोल्ड और जब हम कर लेंगे यानी जब 30 फोल्ड हो जाएगा तो उस समय जो उस फोल्डेड पेपर की थिकनेस है वो हो जाएगी लगभग 10.7 किलोमीटर। अब ये कितना होता है मालूम, जिस हाइट पे अप्रॉक्सीमेटली प्लेन्स फ्लाई करते हैं, मतलब उतनी थिकनेस हो जाएगी उस फोल्डेड शीट ऑफ पेपर की। तो यहाँ पर जो आपने ग्रोथ देखी पेपर की थिकनेस में वो है मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, या इसी को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहते हैं, जहाँ पर कोई क्वांटिटी ग्रो करती है बाय मल्टीप्लाइंग रिपीटेडली। बार बार मल्टीप्लाई करके ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। जैसे स्टार्टिंग में जो थिकनेस थी वो 0.001 थी, जब हमने एक बार फोल्ड किया तो थिकनेस क्या हो गई, डबल हो गई। डबल करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थिकनेस हो गई 0.002 सेंटीमीटर। फिर से एक बार फोल्ड करेंगे तो इसका भी डबल हो जाएगी, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 0.004।
फिर से एक बार फोल्ड करोगे तो फिर से थिकनेस डबल हो जाएगी और हो जाएगी 0.008। तो यहाँ देख रहे हो बार बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो थिकनेस कैसे ग्रो हो रही है? बार बार मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लायर इज फिक्स्ड। यहाँ पर जो मल्टीप्लायर है वो फिक्स होता है। देख सकते हो हर बार हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगली वाली जो थिकनेस है वो हमको मिल जा रही है। तो ये एक एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पर जो सीक्वेंस में नंबर लिखे हैं वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ को शो कर रहे हैं, जहाँ पर हर एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई होकर अगला वाला नंबर दे रहा है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8। हर बार हम 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और अगला वाला नंबर हमको मिलता चला आ रहा है। तो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है और सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ जो नंबर की ग्रोथ है, जो सीक्वेंस बन रहा है, उसको हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहेंगे। एक और एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो कैसे ग्रो हो रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। एक सेम नंबर दैट इज 3 मल्टीप्लाई हो तो 1 में जब हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 9, 9 में जब 3 मल्टीप्लाई करोगे 27। इसी तरह से हम बार बार 3 मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अगला वाला नंबर हमको मिलता चला आएगा। तो ये ग्रोथ कैसी है? मल्टीप्लिकेटिव या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। अ पेपर ऑफ थिकनेस 0.001 सेंटीमीटर इज फोल्डेड 3 टाइम्स। एक पेपर है, उसकी थिकनेस आपको दी है, उसको 3 बार फोल्ड किया जा रहा है। फर्स्ट वाले पार्ट में पूछ रहा है हाउ मच इज द थिकनेस इंक्रीज, कितना थिकनेस इंक्रीज हो गई। तो क्वेश्चन पे ध्यान दो, कह रहा है हाउ मच। तो अगर हाउ मच पूछे आपसे कि कितना इंक्रीज हो गई या कितना डिक्रीज हो गई कोई भी क्वांटिटी, तो उस समय पहले कितनी क्वांटिटी थी, बाद में कितनी थी, इन्हीं का डिफरेंस निकाल लो, यानी फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इनिशियल यानी स्टार्टिंग में क्या थिकनेस है, हमको दिया है क्वेश्चन में 0.001 सेंटीमीटर। फाइनल थिकनेस क्या होगी, यानी 3 बार फोल्ड करने के बाद क्या थिकनेस हो जाएगी। तो अभी मैंने यहाँ पर निकाल के आपको दिखाया था कि 3 टाइम्स जब फोल्ड करेंगे तो थिकनेस हो जाएगी 0.008 सेंटीमीटर। फर्स्ट वाले पार्ट के आंसर आपको क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल कर देना है, तो आ जाएगा 0.007 सेंटीमीटर। सेकेंड वाले पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स, तो ये वर्ड याद रखना, हाउ मेनी टाइम्स यानी कितना गुना इज द थिकनेस इंक्रीज, कितना गुना थिकनेस इंक्रीज हो गई। तो अगर हाउ मेनी टाइम्स पूछ ले तो यहाँ पर हम सब्सट्रैक्शन नहीं करेंगे, डिवीजन करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास 2 रुपये था, अब 6 रुपये हो गया। अब कोई पूछे कि बताओ कितना पैसा इंक्रीज हुआ, तो 2 और 6 में 4 का डिफरेंस है, मतलब 4 रुपये और हमको मिल गया, यानी 4 इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए हाउ मेनी टाइम्स, कितना गुना हो गया, तो भाई 2 रुपये था उसका 3 गुना हो गया मेरे पास, यानी आंसर हो जाएगा 3। कैसे निकला भाई, 6 को आप 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 3। तो डिवाइड करके, यानी फाइनल क्या थिकनेस हो गई, पहले क्या थिकनेस थी, डिवीजन कर दिया तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो सेकंड वाले पार्ट का आंसर निकलेगा फाइनल थिकनेस डिवाइडेड बाई इनिशियल थिकनेस। फाइनली हो गई 0.08, स्टार्टिंग में थी 0.001। अभी चीज़ आपने पढ़ी होगी कि जब हम डेसिमल को हटाते हैं तो डेसिमल के बाद यानी राइट साइड जितनी डिजिट है 1 के साथ उतना 0 डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो यहाँ पर 1 और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 आ जाएगा और ये डेसिमल हट जाएगा। इसी तरह से नीचे वाले का डेसिमल अगर हम हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो ऊपर 1 के साथ 3 0 आ जाएगा। तो 1000 और 1000 तो कैंसिल हो जाएगा। अब डेसिमल हटने के बाद पीछे का जो 0 है उसका कोई मतलब नहीं, मतलब सिंपल 0008 अपॉन 0001। तो स्टार्टिंग में 0 कोई मतलब नहीं, सिंपल ये 8/1 यानी 8 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 8, यानी 8 टाइम्स थिकनेस इंक्रीज हो गई। तो मच पूछे तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, हाउ मेनी टाइम्स पूछ ले तो फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल। अब ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है और इसमें किस तरह से हम ऑपरेशंस करते हैं, सारा कुछ हम देखेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर जो टेबल हमको दिया उसको हम फिल करते हैं। हमने स्टार्टिंग में फोल्ड के अकॉर्डिंग थिकनेस क्या होगी उसकी वैल्यू निकाली थी। अब यहाँ एक और चीज़ है दैट इज़ एक्सप्रेशन, उसको भी हमको लिखना होगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे कैसे, देखो थिकनेस निकालने के लिए जो कुछ हमने किया वही जस्ट आपको लिख देना है। जब हमने पेपर को एक बार फोल्ड किया तो थिकनेस क्या हो जाएगी, इसके लिए हमने क्या किया था कि भैया अभी क्या थिकनेस है दैट इज़ 0.001। एक बार फोल्ड करने पे थिकनेस डबल हो गई, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक्सप्रेशन बन गया। थिकनेस क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो तो 0.002 आ जाएगी सेंटीमीटर। जब दूसरी बार हम फोल्ड करेंगे तो थिकनेस क्या हो जाएगी, हमने देखा था जितनी थिकनेस हो गई उसका डबल, यानी अब 0.02 सेंटीमीटर का डबल करेंगे। मतलब ये जो एक्सप्रेशन हमारा बना था इसका हमको डबल करना होगा। तो ये 0.001 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका भी डबल, यानी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 4 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा
4 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब 3 टाइम्स फोल्ड करेंगे तो जितना हो चुका उसका भी डबल हो जाएगा, यानी इतना हो गया, इसका डबल मतलब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब हम 4th टाइम फोल्ड करेंगे तो फिर से जो थिकनेस है वो डबल हो जाएगी, मतलब ये जो एक्सप्रेशन हमने बनाया था इसका भी डबल। तो पहले आप इसको लिख लो जैसा ऊपर लिखा हुआ है। तो डबल करने के लिए 2 से जस्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो थिकनेस हो जाएगी 0.016 सेंटीमीटर। अब यहाँ जो एक्सप्रेशन हमने बनाया इसको और शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा कि जैसे कोई नंबर है उसको अगर हम 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने लिखा 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7, और क्योंकि 7 2 बार आ रहा है तो राइट साइड कॉर्नर में ऐसे छोटा सा 2 बना देते हैं, मतलब ये 7 का स्क्वायर है। इसी तरह से क्यूब के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कोई सेम नंबर 3 बार लिख के मल्टीप्लाई होता है, जैसे मैंने लिख दिया 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 ऐसे लिखेंगे। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स, तो राइट साइड कॉर्नर में थोड़े छोटे साइज का हम 3 बना देंगे। बस यही काम हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर तो चलो 2 एक बार आ रहा है, यहाँ पर देखो 2 2 बार आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.001 मल्टीप्लाई बाई 2 और छोटा सा 2 लगा दिया ऊपर हमने। अभी ये क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं, सारा देखेंगे। अभी जस्ट जितनी चीज़ें आप जानते हो उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो 3 बार 2 आ रहा है, तो 0.001 तो वैसे ही रहेगा मल्टीप्लाई बाई कौन सा नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 लिख देंगे। मतलब जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो लिख दो, फिर वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड कॉर्नर में छोटा सा वो लिख दो। 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ छोटा सा हमने 3 बना दिया। अब यहाँ पर देखो जो 2 है वो 4 बार आ रहा है, तो 0.001 मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ छोटा सा 4 हमने बना दिया। नंबर ऑफ फोल्ड और 2 के ऊपर जो छोटा सा नंबर बन रहा है इसको आप देखोगे तो पैटर्न समझ में आएगा। जब हमने 2 टाइम्स फोल्ड किया तो यहाँ पर जो छोटा सा नंबर आ रहा है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, मतलब जो एक्सपोनेंट आ रहा है वो 2 है। इसी तरह से जब 3 टाइम्स हम फोल्ड कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट हमारा 3 आ रहा है, जब 4 टाइम्स फोल्ड कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट 4 आ रहा है। पैटर्न समझ गए? अब कितने भी फोल्ड का आपसे पूछ लिया जाए आप निकाल सकते हो। तो बताओ 7 टाइम्स फोल्ड करने पे एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 0.001 मल्टीप्लाई बाई 2 और एक्सपोनेंट क्या लगाएंगे, जितना फोल्ड कर रहे हैं दैट इज 7। इसी तरह से अगर हम n टाइम्स फोल्ड करें तो क्या होगा? जो स्टार्टिंग में पेपर की थिकनेस थी दैट इज 0.001 मल्टीप्लाई बाई 2 और एक्सपोनेंट क्या लग जाएगा? n लग जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा, इसी को सॉल्व करके थिकनेस की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ अगर पेपर की जो थिकनेस है वो स्टार्टिंग में होती 0.05 सेंटीमीटर और उसको अगर हम 8 टाइम्स फोल्ड करते तो क्या थिकनेस हो जाती? तो आप कहोगे 8 टाइम्स फोल्ड कर रहे हैं ना, तो जितना स्टार्टिंग में थिकनेस थी मल्टीप्लाई बाई फोल्ड करने पे डबल हो जा रही है, तो 2 और एक्सपोनेंट क्या लगा देगी, जितनी बार फोल्ड करें दैट इज 8। ये हो गया आंसर। विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब्स द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर आफ्टर इट इज फोल्डेड 10 टाइम्स। यहाँ आप देख सकते हो कई सारे एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। आपको ये बताना है किसी भी शीट ऑफ पेपर को हम 10 टाइम्स फोल्ड करें तो उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी। द इनिशियल थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाई लेटर नंबर v, जहाँ पर जो इनिशियल थिकनेस है उसको v से डिनोट कर रहा है। अभी जैसा हमने देखा कि अगर थिकनेस 0.001 है तो 10 टाइम्स फोल्ड करने पे क्या हो जाएगा, जो इनिशियल थिकनेस है मल्टीप्लाई बाई 2 और एक्सपोनेंट लगा देंगे हम 10। अब यहाँ पर इनिशियल थिकनेस v दी है तो जस्ट यहाँ पर ये जो थिकनेस है इसकी जगह v पुट कर दो, तो v मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 10 हो जाएगा। तो देख लो कहाँ पर आ रहा है, तो 10v है तो गलत हो गया, v को ऐड नहीं करना है। यहाँ पर 2 10 और v को मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी गलत है। 2 रेज़ टू द पावर 10 ये भी गलत है क्योंकि v भी मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ ये देखो 5th वाला सही है, 2 रेज़ टू द पावर 10 है और ये v से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जो थिकनेस है वो 2 रेज़ टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अब आप ये ना सोचना कि मैंने यहाँ पर v पहले लिखा है 2 रेज़ टू द पावर 10 बाद में लिखा है। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करो या 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों से आंसर आपको सेम मिलेगा। और अगर लेटर नंबर का यूज़ हो रहा है तो मल्टीप्लाई का साइन हटा सकते हैं, ये भी चीज़ आप जानते हो। जैसे मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाई a, तो इसको हम 3a लिख सकते हैं। उसी तरह से इस 5th वाले में भी मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। बाकी 6th वाला भी गलत है क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर 10 होगा ना कि 10 रेज़ टू द पावर 2, तो ये गलत हो गया। अब इस तरह से अगर कोई नंबर आपको दिया है जहाँ पर ये एक नंबर है और इसके राइट साइड कॉर्नर में एक छोटा सा नंबर ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये 5 क्या है, 4 क्या है और ये पूरी चीज़ है क्या। तो ये जो 5 है इसको हम कहते हैं बेस, और इसके राइट साइड कॉर्नर में छोटे साइज़ का जो नंबर लिखा होता है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, और ये पूरी जो चीज़ है उसको कहा जाता है पावर। यानी यहाँ जो लिखा हुआ है वो 5 की पावर है,
जहाँ पर 5 बेस है और ऊपर जो छोटा सा नंबर है वो एक्सपोनेंट है। अब यहाँ पर बताओ कौन बेस है, कौन एक्सपोनेंट है और क्या पावर है। तो ये जो लिखा हुआ है ये तो है बेस, और इसके राइट साइड कॉर्नर में जो छोटा सा लिखा होता है वो है एक्सपोनेंट, और ये पूरी चीज़ है पावर, यानी ये 7 की पावर है। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? तो कई तरह से हम पढ़ सकते हैं। देखो जैसे ही लिखा है ना 5 और छोटा सा ये 4 लिखा है, तो उसको हम पढ़ेंगे 5 रेज टू द पावर 4, या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हो 5 टू द पावर 4, या फिर 5 पावर 4, या 4th पावर ऑफ 5। मेरी जो आदत बनी है वो पहला वाला है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन यही आदत बनी है, 5 रेज टू द पावर 4। आप चाहे तो इसको याद रख सकते हो 5 टू द पावर 4, ये थोड़ा शॉर्ट भी पड़ता है, बाकी ये दोनों भी सही है। तो जो सा आपको सही लगे उस तरह से आप पढ़ सकते हो। तो जो बेस है उसको हम पहले पढ़ेंगे, फिर रेज टू द पावर जो एक्सपोनेंट है वो। अब आप बताओ इसको क्या पढ़ेंगे? तो बेस है 7, तो हम पढ़ेंगे 7 रेज्ड टू द पावर, एक्सपोनेंट क्या है 13, तो 13 लिख दो, यानी 7 रेज टू द पावर 13। या रेज्ड आप हटा दो, 7 टू द पावर 13, वो भी सही है। अब यहाँ पर ये 2 रेज टू द पावर 3 लिखा है, इसका मतलब क्या? देखो जो बेस है वो बार बार मल्टीप्लाई होता है, और जो एक्सपोनेंट है वो ये बताता है कि कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। तो 2 रेज टू द पावर 3 है ना, यहाँ पर देख सकते हो बेस 2 है, मतलब 2 बार बार मल्टीप्लाई होगा, और 3 ये बता रहा है कि 3 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देख लो 3 बार 2 को लिखा गया, मल्टीप्लाई किया गया, तो ये आ गया। अब इसी तरह से आप बताओ 5 रेज टू द पावर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 5 बेस है, मतलब 5 बार बार मल्टीप्लाई होगा, कितनी बार मल्टीप्लाई होगा ये एक्सपोनेंट बताएगा कि भाई ये 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करो, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया। अब इसका जनरल फॉर्म देख लो कि अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा है कि n रेज टू द पावर a, तो n क्या है? बेस है, तो n मल्टीप्लाई होगा बाई इटसेल्फ, कितनी बार? a टाइम्स, यानी जो एक्सपोनेंट है उतनी बार मल्टीप्लाई होगा। समझ गए? तो इसकी वैल्यू बताओ 7 रेज टू द पावर 5, इसको एक्सपैंड करो, फैलाओ, तो बेस यहाँ 7 है, मतलब 7 बार मल्टीप्लाई होगा, कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 5, क्योंकि एक्सपोनेंट 5 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। एक्सपोनेंट्स ऑफ द फॉर्म 5 रेज टू द पावर n आर कॉल्ड पावर्स ऑफ 5। कोई भी नंबर आपको दे दिया गया, उसकी पावर्स आपको बतानी है, तो क्या करना होगा? जो नंबर दिया है वो तो हो जाएगा बेस, एक्सपोनेंट कोई सा भी अपने से लगा दो। जैसे यहाँ पर आपको 5 की कुछ पावर्स दी है कि बेस हो गया 5, एक्सपोनेंट हो गया 1, 5 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 4, हर जगह देख सकते हो बेस वही 5 है, एक्सपोनेंट कुछ भी रख सकते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है राइट सम पावर्स ऑफ 2, 2 की कुछ पावर्स लिखो, तो भैया 2 की पावर लिखनी है ना, तो जिसकी पावर लिखनी है वो तो बेस हो जाएगा, एक्सपोनेंट कुछ भी लगा दो। चलो हमने 2 लगा दिया, या फिर हमने 17 लगा दिया, 2 रेज टू द पावर 1011, मतलब कुछ भी लगा सकते हैं ना एक्सपोनेंट, बस बेस हमारा 2 होना चाहिए, जिसकी पावर लिख रहे हैं बेस वही होगा, बस इतना याद रखो। इसी तरह से कुछ पावर्स ऑफ 7 लिख दो, तो 7 की पावर्स लिखनी है, तो 7 रेज टू द पावर 8 हो गया, 7 रेज टू द पावर 13 हो गया, 7 रेज टू द पावर 89 हो गया, बेस हमारा 7 होना चाहिए, एक्सपोनेंट कुछ भी लगा दो। अब बताओ 13 रेज टू द पावर 81, ये किसकी पावर है? तो कौन बेस है देख लो, ये 13 की पावर है, समझ गए? अब यहाँ पर आपको एक्सपैंड करके नंबर्स दिए हैं, आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इसको लिखना है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन मतलब बेस और पावर के फॉर्म में, कि ये बेस हो गया और उसके ऊपर एक पावर लगा दी, तो यही होता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ देख सकते हो 4 बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 4 हो जाएगा बेस, और कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंट। तो आ गए एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। अब इसका बताओ -4 बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -4 रेज टू द पावर 3। यहाँ ये गलती ना करना कि माइनस को बाहर कर दिए, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है विद साइन, तो -4 बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी पावर आएगी, तो ये -4 की पावर है, तो -4 3 बार लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 आ गया। अब इसी तरह से यहाँ देख सकते हो ए और बी 2 नंबर्स है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर ए देख सकते हो 3 बार आ रहा है, तो ए रेज टू द पावर 3, बी 2 बार आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय बी रेज टू द पावर 2। लेटर नंबर का यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन हटा सकते हैं, मतलब ये सिंपल हो जाएगा ए रेज टू द पावर 3 बी रेज टू द पावर 2। अब अगर पावर 3 या 2 होती है तो उसका शॉर्ट फॉर्म भी हम जानते हैं कि पावर 3 होने का मतलब क्या है कि क्यूब, पावर 2 होने का मतलब स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, रेड एज ए क्यूब्ड बी स्क्वायर्ड, यानी ए को क्यूब कर दिया गया, बी को स्क्वायर कर दिया गया। अब इसका बताओ, यहाँ देख सकते हो ए 2 बार आ रहा है, ए रेज टू द पावर 2, बी यहाँ 4 बार आ रहा है, तो बी रेज टू द पावर 4। कैसे पढ़ेंगे? ए स्क्वायर्ड बी रेज टू द पावर 4,
या आप ऐसे भी पढ़ सकते हो a रेज टू द पावर 2 b रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पर एक सिली मिस्टेक हो जाती है, उसको भी आप समझ लो। जैसे मैंने 4 को 3 बार लिख के ऐड किया, तो ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि जब सेम नंबर बार बार लिख के ऐड होता है तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। कौन सा नंबर ऐड हो रहा है भाई, 4 बार बार ऐड हो रहा है, कितनी बार ऐड हो रहा है, दैट इज़ 3 बार लिख के ऐड हो रहा है, तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 12। वहीं अगर कोई नंबर बार बार लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 4 3 बार लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो नंबर बार बार लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है वो बेस बन जाएगा, और जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करने पे 64 आएगा, यहाँ से 12 आ रहा था। तो मिक्सअप ना कर देना कि सेम नंबर बार बार ऐड हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ऐड हो रहा है तो वो नंबर और कितनी बार वो ऐड हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हमने यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 किया। लेकिन अगर नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो नंबर बार बार लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है वो बेस बन जाएगा, और जितनी बार वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक्सपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों को सेपरेट रखना। एक्सप्रेस द नंबर 32,400 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड रिप्रेजेंट प्राइम फैक्टर्स इन दियर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये जो नंबर आपको दिया है इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको लिखना है। उसके बाद इन प्राइम फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये आपने सीखा ही होगा। ऐसे हम लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर जिसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है वो नंबर लिख लेंगे, फिर इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे जो कि होता है 2। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल। लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से डिवाइड कर लो, आएगा 16200। अगेन 2 से डिवाइड होगा, तो जब तक 2 से डिवाइड होता जाए करते जाओ। 8100, अगेन 2 से डिवाइड होगा, 4050, 2025। अब देखो यहाँ पर यूनिट वाली प्लेस पे 5 आ गया जो कि ऑड है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है? 3 है। क्या 3 से डिवाइड होगा? तो डिजिट का आप सम कर लो, 2 + 2 4 + 5 9। अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो इसको जब 3 से डिवाइड करोगे, 3 6 are 18, 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा, 3 7 are 21, 1 5 15 होता है तो 3 5 are 15। अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, 3 2 are 6, 3 2 are 6, 3 5 are 15। फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 7 are 21, 3 5 are 15। फिर से 3 से डिवाइड कर लो, 3 2 are 6, 3 5 are 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 और 5 को ऐड करोगे तो 7 आएगा। 7 3 से डिविजिबल नहीं, इसीलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। देखो जो डिविजिबिलिटी रूल आपने जूनियर क्लासेस में सीखा है वो आपको याद होना चाहिए, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। वरना आप सोचते रहोगे किससे डिवाइड होगा किससे नहीं, मतलब प्रॉपर आपको डिवाइड करके चेक करना होगा कि हो रहा है कि नहीं, इससे आपका फास्ट हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 प्राइम है नहीं, कौन सा प्राइम है? फिर 5 है। 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 are 25 होता है। अगेन ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर्स आपको मिले हैं लेफ्ट साइड, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके लिख दो। मतलब 32,400 को हमको क्या करना था? प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना था ना, तो ऐसे लिख दो। कितना 2 है? 1 2 3 4, तो 4 बार 2 लिख दो मल्टीप्लाई करके। उसके बाद 3 कितना है? 1 2 3 4, 3 भी 4 है तो ये लिख दिया। फिर 5 2 ठो है, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? 2 यहाँ पर 4 बार आ रहा है तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 बन जाएगा बेस। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम्स, तो वो एक्सपोनेंट बन जाएगा। फिर 3 आपका 4 बार आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर 4, मल्टीप्लाई बाई 5 2 बार आ रहा है तो 5 रेज टू द पावर 2। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखो तो ऐसे आपको करना है। -1 रेज टू द पावर 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले इसको आप एक्सपैंड कर लो। देखो बेस है -1 और एक्सपोनेंट है 2, मतलब -1 2 बार लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1 मल्टीप्लाई बाई -1, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ये चीज़ तो आपको पता होगी, मतलब पता होनी चाहिए कि जब हम 2 पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में एक पॉजिटिव नंबर मिलता है, 2 निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर में एक पॉजिटिव नंबर मिलता है। लेकिन अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, ये जब मल्टीप्लाई होंगे, कौन पहले आ रहा है कौन बाद, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो तो आंसर हमेशा हमको एक निगेटिव नंबर मिलता है। तो आंसर में क्या साइन होगा वो यहाँ से आप देख सकते हो। बचा जो नंबर वाला पार्ट वही जस्ट मल्टीप्लाई होगा। अब इसी तरह से -1 रेज टू द पावर 3 क्या होगा? एक्सपैंड करो, -1 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना होगा। 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू आएगी? हमने निकाल ही लिया था, यानी आएगी 1। बचा ये जो -1 है इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 पॉजिटिव -1 निगेटिव,
मल्टीप्लाई होगा तो आंसर एक निगेटिव नंबर आएगा। बस नंबर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 1 होता है, तो यहाँ से वैल्यू आएगी -1। -1 रेज़ टू द पावर 4 क्या होगा, -1 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करना होगा। 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करने पे हमको -1 ऊपर मिल ही गया था, तो -1 मल्टीप्लाई बाई ये वाला जो -1 ये करोगे तो -1 और -1 मल्टीप्लाई होकर क्या आता है, ये हमने पहले निकाल ही लिया था, 1 आता है, तो मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक इसी तरह से -1 रेज़ टू द पावर 5 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, आएगी -1। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पैटर्न आपको दिखेगा कि -1 की पावर अगर इवन है, यानी जो एक्सपोनेंट है वो अगर इवन है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो 2 क्या है, इवन है, तो आंसर हमको 1 मिल रहा है। यहाँ भी देखो -1 रेज़ टू द पावर 4 क्या है, इवन है, तो यहाँ भी आंसर हमको 1 मिल रहा है। वहीं अगर -1 की पावर कोई ऑड है, यानी जो एक्सपोनेंट लगा है वो कोई ऑड है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो 3 है, यहाँ देख सकते हो 5 है, तो आंसर हमको -1 मिल रहा है, यहाँ भी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि -1 की पावर अगर इवन है, यानी -1 के ऊपर लगा हुआ जो एक्सपोनेंट है अगर वो इवन है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, और अगर -1 के ऊपर जो एक्सपोनेंट लगा है वो ऑड है तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। अब मेरे को बताओ -1 रेज़ टू द पावर 56 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जस्ट आपने देख लिया कि एक्सपोनेंट जो है वो तो इवन है, और इवन के केस में हमको आंसर 1 मिलता है, तो विद इन सेकेंड आपने आंसर निकाल दिया। इसी तरह से बताओ -1 रेज़ टू द पावर 77 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 77 तो ऑड है, और अगर -1 की पावर ऑड होती है तो आंसर हमको -1 मिलता है, आ गया आंसर। अब यहाँ से एक और चीज़ आप समझ लो कि अगर कोई निगेटिव नंबर है उसकी पावर इवन है, यानी एक्सपोनेंट अगर इवन है, तो आंसर हमको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। वहीं अगर किसी निगेटिव नंबर की पावर ऑड है, यानी एक्सपोनेंट अगर ऑड है, तो उसकी वैल्यू एक निगेटिव नंबर आएगी। जैसे मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि -2 रेज़ टू द पावर 4 इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी कि निगेटिव, वैल्यू क्या आएगी ये आप ना बताओ, सिर्फ ये बताओ पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव। तो आपने जस्ट देख लिया कि -2 ये तो निगेटिव नंबर है, जो एक्सपोनेंट लगा है इस पर वो एक इवन है, तो यहाँ देखो मैंने आपको बताया क्या होगा, पॉजिटिव, यानी इसकी वैल्यू आएगी एक पॉजिटिव नंबर। अच्छा ये बताओ 0 रेज़ टू द पावर 2 क्या होगा। सबसे पहले हमको एक्सपैंड करना होगा। कैसे एक्सपैंड होगा, देखो जो बेस है उसी को हम बार बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, लेकिन कितनी बार, जितना एक्सपोनेंट की वैल्यू है। तो 0 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब ये है कि 0 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करो, भैया 0 और 0 मल्टीप्लाई होकर 0 ही आता है। इसी तरह 0 रेज़ टू द पावर 5 का बताओ कैसे एक्सपैंड होगा। 0 को हम 5 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये 5 बार 0 लिख के मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। भाई 0 को चाहे जितनी बार लिखो मल्टीप्लाई करके आपको 0 ही मिलने वाला है। तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि भैया 0 के ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट लगा दो, आंसर आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि जो भी एक्सपोनेंट लगा रहे हो उसका मतलब ये है कि 0 को उतनी बार लिख के मल्टीप्लाई करो। भैया 0 को 2 बार 10 बार 50 बार कितनी बार भी लिख के मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही देगा ना। तो 0 रेज़ टू द पावर n क्या होगा, 0 ही होगा। अब समझ गए हो तो ये बताओ ज़रा 0 रेज़ टू द पावर 71 क्या होगा। तो जैसे ही आपने देखा कि यार बेस तो 0 है, तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा, एक्सपोनेंट देखने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा ये जो n की वैल्यू है ना वो 0 नहीं हो सकती, ठीक है, n नॉट इक्वल टू 0 है, और n कोई निगेटिव नंबर भी नहीं है, क्योंकि अगर आप 0 लोगे तो वो एक स्पेशल केस बन जाता है जिसके बारे में आप हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे। मतलब अभी के लिए इसको हम नॉट डिफाइंड लेके चलते हैं। इसी तरह से n की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो गई, मतलब निगेटिव हो गई, तो वो भी केस डिफाइंड नहीं होता। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आप हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि भाई n की जो वैल्यू है ना वो 0 से बड़ी होनी चाहिए बस। तो यहाँ कंडीशन मैं लिख भी देता हूँ कि 0 रेज़ टू द पावर n इक्वल होगा 0 के, जहाँ पर जो n है वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट वाला देखो b 4 बार आ रहा है, तो b रेज़ टू द पावर 4 ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेकेंड वाला देखो दो अलग अलग नंबर हैं, एक 5 और एक 7 है, तो अलग अलग इसको हम लिखेंगे। मतलब 5 2 बार आ रहा है तो 5 रेज़ टू द पावर 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 7 3 बार आ रहा है तो 7 रेज़ टू द पावर 3 हो गया। थर्ड वाला देखो 2 2 बार आ रहा है तो 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई a 2 बार आ रहा है तो a रेज़ टू द पावर 2। मतलब जो नंबर है वो तो बेस बन जाएगा, और वो जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक्सपोनेंट आ जाएगा। फोर्थ वाले में देखो a 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो a मल्टीप्लाई हो रहा है तो a बेस हो गया, कितनी बार है 3 बार। c आपका 4 बार आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाई c रेज़ टू द पावर 4। d 1 बार आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाई d। अब यहाँ पर सारे लेटर नंबर्स हैं तो मल्टीप्लाई का साइन हटा सकते हैं,
तो बेसिकली ये हो जाएगा a रेज टू द पावर 3 c रेज टू द पावर 4 d। सेकंड वाला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ दियर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ जो नंबर्स आपको दिए हैं इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ दियर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मतलब यहाँ पर आपको जो नंबर दिए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना होगा, फिर जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे जैसे 2, 3, 5 या जो भी आएगा उसको उसकी पावर के फॉर्म में लिखना होगा, फिर आपस में मल्टीप्लाई करके आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगा। मतलब जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना वही 32,400 वाला, सेम उसी पैटर्न पे आपको करना है। तो यहाँ मैं फर्स्ट वाला करा देता हूँ, बाकी 3 भी उसी तरह से होगा। 6, 4, 8 2 से डिवाइड होगा, अगेन 2 से डिवाइड होगा, फिर से 2 से डिवाइड होगा, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ जो नंबर्स आपको मिल रहे हैं इसी को मल्टीप्लाई करके आप लिख लो। तो 6, 4, 8 इक्वल 2 आपका 3 बार आ रहा है, 3 आपका 4 टाइम्स आ रहा है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार ना, तो 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 4 बार आ रहा है तो 3 रेज टू द पावर 4। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला आप निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ जो नंबर्स आपको दिए हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, मतलब सॉल्व करके क्या नंबर आएगा वो आप बताओ। फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर लें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3, तो 2 तो वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3 क्या होगा कि मतलब 10 को 3 बार लिख लो मल्टीप्लाई करके, तो 10 10 100, 100 10 1000 होता है, 2 से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा 2000। अब सेकंड वाला है 7 रेज टू द पावर 2, मतलब 7 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 2, मतलब 2 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। अच्छा ये पार्ट आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, मन में भी कर सकते हो। 7 रेज टू द पावर 2 मतलब 7 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे 49, डायरेक्ट भी हो सकता है, तो 49 हो गया, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा 392। इसी तरह से थर्ड वाले का आंसर आएगा 768। फोर्थ वाला देखो -3 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई -5 मल्टीप्लाई बाई -5, -3 और -3 माइनस माइनस प्लस होता है, 3 3 9 होता है, मल्टीप्लाई बाई 5 5 25, तो आ जाएगा 225। अब फिफ्थ वाला देखो, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 रेज टू द पावर 2 का मतलब 3 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करो तो 3 3 9 होता है। अब 10 रेज टू द पावर समथिंग का मतलब क्या, इसकी वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, देखो सिंपल, जो एक्सपोनेंट है ना उतने ही जीरो लगा दो। मतलब अगर लिखा है 10 रेज टू द पावर 2 तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, और एक्सपोनेंट 2 है तो 2 जीरो हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 10 रेज टू द पावर 3 तो इसका मतलब क्या, आपको 10 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1 और एक्सपोनेंट 3 है तो 3 जीरो लगा दो। अब जैसे यहाँ पर 10 रेज टू द पावर 4 है तो 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 4 का मतलब 1 और 4 जीरो लगा दो, बस 9 मल्टीप्लाई करोगे तो 9 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आगे का जीरो, तो ये आ जाएगा 90,000। सिक्स्थ वाला देखो, इसको भी डायरेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको क्या बताया था कि निगेटिव नंबर की अगर पावर ऑड है तो आंसर हमको निगेटिव मिलेगा। मतलब अभी सिर्फ इसकी बात कर ले कि -2 रेज टू द पावर 5, इसकी वैल्यू एक निगेटिव नंबर मिलेगा। बस अब 2 रेज टू द पावर 5 की वैल्यू निकाल लो, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, ऐसे उंगली पे कर सकते हो, तो ये आएगा -32 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 6 क्या होगा, यहाँ भी एक निगेटिव नंबर है लेकिन एक्सपोनेंट क्या है, इवन है, और एक्सपोनेंट इवन होता है तो आंसर हमको एक पॉजिटिव नंबर मिलता है। मतलब जस्ट हम 10 रेज टू द पावर 6 की वैल्यू निकाल लेंगे, वही इसका भी वैल्यू होगी। मतलब -10 रेज टू द पावर 6 की वैल्यू वही होगी जो 10 रेज टू द पावर 6 की है। तो 10 रेज टू द पावर 6 क्या होगा 1 और 6 जीरो लगा दो, तो यहाँ से आ जाएगा -32000000। द स्टोन्स दैट शाइन, एक ऐसा पत्थर जो चमकता है जैसा कि डायमंड हो गया, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। 3 डॉटर्स विद क्यूरियस आइज, एक राजा है उसके 3 डॉटर्स हैं, हर एक डॉटर को 3 बास्केट्स मिली राजा की तरफ से, हर एक बास्केट में 3 सिल्वर कीज हैं, हर एक जो की है वो 3 बिग रूम्स को ओपन करती है आसानी से, हर एक रूम में टेबल्स हैं, कितनी 1 2 3 यानी टोटल 3 टेबल्स हैं हर एक रूम में, विद 3 ब्राइट नेकलेस ऑन ईच, हर एक टेबल पे 3 ब्राइट नेकलेस है, ईच नेकलेस हैड 3 डायमंड्स सो फाइन, हर एक नेकलेस में 3 डायमंड्स हैं। कैन यू काउंट दीज स्टोन्स दैट शाइन, क्या आप काउंट कर सकते हो ये जो स्टोन्स हैं यानी ये जो डायमंड्स हैं वो कितने हैं। तो कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पर आपको हिंट भी दिया हुआ है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बास्केट्स एंड रूम्स। सबसे पहले आप कितने बास्केट्स हैं वो पता कर लो, कितने रूम्स हैं वो पता कर लो। अगर इस पजल का हम डायग्राम बना लें तो फिर आंसर देना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, मतलब हम समझ जाएंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब हमको सिचुएशन कुछ इस तरह से दी है कि एक राजा है, उसके 3 डॉटर्स हैं, तो हमने 3 डॉटर्स ड्रॉ कर ली, 1
2 3। तो डॉटर्स कितनी है? 3 है। हर एक डॉटर को 3 बास्केट मिल रही है। तो पहली वाली डॉटर की बात कर लें तो 1 2 3, इसको 3 बास्केट्स मिलेंगी। इसी तरह से दूसरी वाली डॉटर को भी 3 बास्केट मिल रही है, थर्ड वाली डॉटर को भी 3 बास्केट मिल रही है। तो टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स कितनी है? सिंपल काउंट कर लो, 3 + 3 + 3 कितना हो गया? 9। यानी टोटल नंबर ऑफ बास्केट जो है वो है 9। हर एक बास्केट में 3 सिल्वर कीज़ हैं। तो पहले वाले बास्केट की बात कर लें तो यहाँ आप देख सकते हो 3 कीज़ ड्रॉ कर दी हमने। तो इस बास्केट में 3 कीज़, इसी तरह से इस वाले बास्केट में भी 3 कीज़, इसमें भी 3, यहाँ भी 3 3 3, सबको ऐड कर लो, 3 + 3 + 3 9 हो गया। इसी तरह से यहाँ भी आपको 9 मिलेगा, यहाँ भी 9 कीज़ मिलेंगी। तो 9 + 9 + 9 होता है 27। यानी टोटल नंबर ऑफ कीज़ कितनी हो गई? 27। पूरा यहाँ से यहाँ तक आप काउंट भी कर सकते हो। उसके बाद हमको पजल में ये दिया है कि हर एक की से 3 रूम ओपन होंगे। तो ये वाली जो की है इससे 3 रूम ओपन होंगे, दूसरी वाली की से भी 3 रूम, तीसरी वाली की से भी 3 रूम, यहाँ से भी 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3। मतलब पहली वाली डॉटर ये इतने रूम को ओपन कर सकती है। तो यहाँ पर टोटल 9 3 है। तो 9 × 3 कर देंगे, आ जाएगा 27। सेम नंबर जब कई बार ऐड होता है तो वो नंबर मल्टीप्लाई बाय कितनी बार वो ऐड हो रहा है कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले। इसी तरह से दूसरी वाली डॉटर भी 27 रूम्स ओपन कर सकती है, थर्ड वाली डॉटर भी 27 रूम ओपन कर सकती है। तीनों को ऐड करने पे आएगा 81, यानी 27 + 27 + 27 आएगा 81, यानी टोटल 81 रूम्स हैं। अब यहाँ जो नंबर्स हमको मिल रहे हैं इनको अगर आप ध्यान से देखो एक सीक्वेंस में 3 9 27 81, तो आपको समझ में आएगा ये तो वही मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ है जो कि स्टार्टिंग में हमने देखा था। यानी सेम नंबर मल्टीप्लाई करके आगे वाली वैल्यूज़ हमको मिल रही है। ये देखो यहाँ पर 3 में अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर दें तो 9 आ जाएगा, 9 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 27, 27 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। पैटर्न समझ गए कि हर बार हमको 3 मल्टीप्लाई करते जाना है, क्योंकि हर बार 3 के फॉर्म में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। 3 डॉटर है, हर एक डॉटर को 3 बास्केट मिल रही है, हर एक बास्केट में 3 सिल्वर कीज़ हैं। तो हर चीज़ 3 3 है ना हर एक के लिए। तो मतलब 3 मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको आगे की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो चलो अब यहाँ से हम बता सकते हैं। तो डॉटर्स कितनी है? 3 है। बास्केट्स कितनी है? टोटल हर एक डॉटर के पास 3 बास्केट है। टोटल कितनी बास्केट है अभी हमने निकाला ना, 9 है। कैसे वैल्यू आएगी? 3 डॉटर है, हर एक डॉटर के पास 3 बास्केट है, मल्टीप्लाई कर दो। यानी हर बार 3 मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आगे वाली वैल्यू हमको मिलती चली जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 9। टोटल कितनी सिल्वर कीज़ हैं? तो 3 डॉटर हैं, हर एक डॉटर के पास 3 बास्केट है, हर एक बास्केट में 3 सिल्वर कीज़ हैं। तो जिसका पूछ रहा है वहाँ तक हम इस तरह लिखते चले जाएंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 27। या ऐसा भी देख सकते हो पिछले वाले में एक और 3 मल्टीप्लाई कर दो, अगला वाला आपको मिल जाएगा। ये 3 था, यहाँ पर हमने 3 मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया, 9 में 3 मल्टीप्लाई किया 27 आ गया। तो कैसे भी आप देख सकते हो। फिर टोटल कितने रूम्स है इसकी बात कर लें तो 3 डॉटर हैं, हर एक डॉटर के पास 3 बास्केट है, हर एक बास्केट में 3 कीज़ हैं, हर एक की से 3 रूम ओपन हो रहे हैं। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 81। फिर टोटल कितने टेबल्स हैं इसकी बात कर लें तो एक और 3 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इतना तो लिखना ही है, एक और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। या ऐसे कह सकते हैं कि 81 में 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 81 को हमने ऐसे लिखा था 3 × 3 × 3 × 3, एक और 3 मल्टीप्लाई कर दो। तो 81 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 243। टोटल कितने नेकलेस है इसकी बात कर लें तो इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये और कम स्पेस में हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5, 5 to 3 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3⁵5 = 243। इसी तरह से ऊपर यहाँ पर 4 3 है तो इसको 3⁴ लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 to 3 है तो 3⁵3 विच इज़ 27, 3⁵2 विच इज़ 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो एक्सपोनेंट है वो एक एक इंक्रीज होता चला आ रहा है। 2 3 4 5 टोटल कितने नेकलेस हो जाएंगे 3⁻6 जो कि होता है 729। टोटल कितने डायमंड्स हो जाएंगे इसकी बात कर लें तो ये हो जाएगा 3⁻7, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2187। तो हमने आंसर निकाल लिया। हमसे क्या पूछा था कि क्या आप काउंट कर सकते हो कितने स्टोन्स हैं जो कि शाइन कर रहे हैं, यानी कितने डायमंड्स हैं, तो ये इसका वैल्यू होगी 2187। अब एग्जाम में आपसे ज़रूर नहीं कि डायमंड का ही पूछे, हो सकता है आपसे पूछ ले कि बताओ टोटल कितनी टेबल्स हैं, कितने नेकलेस हैं। तो पूरा मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कि स्टार्टिंग से बिल्कुल चलते जाना, हर एक चीज़ 3 3 करके है ना, तो 3 बेस बन जाएगा। फिर स्टार्टिंग से एक एक एक्सपोनेंट बढ़ाते चले जाना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। 3 डॉटर है, बास्केट की बात की तो हमने एक्सपोनेंट 1 की जगह 2 कर दिया। फिर की बात कर ली तो एक्सपोनेंट 3 हो गया, रूम में 4 हो गया, टेबल में 5 हो गया,
नेकलेस में 6 और डायमंड में 7 हो गया। तो ऐसे आपको निकालना है। अब अगर आप समझ गए हो तो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं आपको देता हूँ, देखो आप कर पाते हो कि नहीं। एक एक्सप्लोरर है जो अलग अलग प्लेसेस पे जाके वहाँ पर एक्सप्लोरेशन करता है। तो वो एक एडवेंचर पे गया, वहाँ पर उसको 5 ट्रेजर चेस्ट मिले, खजाने के जो संदूक होते हैं ना वो मिला। तो 5 ट्रेजर चेस्ट मिले, हर एक चेस्ट को ओपन करने पे उसमें से 5 बॉक्सेस मिले। तो 5 बॉक्सेस, हर एक बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल बैग्स थे, छोटी सी थैली जो होती है ना वो थी। तो 5 बैग्स हो गया। हर एक बैग के अंदर 5 कॉइन्स थे, हर एक कॉइन में 5 स्टार्स बने हुए थे। अब आप मेरे को बताओ कि टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने थे। फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ। एक एक्सप्लोरर किसी एडवेंचर पर गया, वहाँ पर उसको 5 ट्रेजर चेस्ट मिले, मतलब 5 ठो खजाने के संदूक मिले। हर एक चेस्ट के अंदर 5 बॉक्सेस मिले, हर एक बॉक्स में 5 बैग्स थे, हर एक बैग में 5 कॉइन्स थे, हर एक कॉइन पे 5 स्टार्स बने थे। टोटल कितने स्टार्स हैं ये आप बता दो। तो जैसा मैंने आपको सिखाया उसी तरह से करना है। सबसे पहली बात, कितने टोटल ट्रेजर चेस्ट हैं? 5 है ना, तो बस 5 लिख दो। अब टोटल बॉक्सेस कितने हो जाएंगे? तो ये 5 का मतलब क्या? 5 रेज़ टू द पावर 1 इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 5 एक ही बार आ रहा है ना, तो एक बार हमने लिख दिया। तो ऐसे लिख दें या इसके ऊपर एक्सपोनेंट 1 लगा दे, बात वही है। एक्सपोनेंट 1 ये बता रहा है कि 5 एक ठो है। अब बॉक्सेस कितने हो जाएंगे? एक्सपोनेंट 1 बढ़ा दो, 5 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा। बैग्स की बात कर ले तो एक और एक्सपोनेंट बढ़ा दो, 5 रेज़ टू द पावर 3। कितने टोटल कॉइन्स होंगे? 5 रेज़ टू द पावर 4। कितने स्टार्स होंगे? 5 रेज़ टू द पावर 5। तो स्टार्स का पूछा है तो 5 रेज़ टू द पावर 5 ये आंसर आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि टोटल स्टार्स का पूछ रहा है ना कितने हैं, तो 5 हमारे पास ट्रेजर चेस्ट हैं, हर एक चेस्ट में 5 बॉक्सेस हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। हर बॉक्स में 5 बैग्स हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। हर बैग में 5 कॉइन्स हैं तो फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। हर एक कॉइन में 5 स्टार्स है तो फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर 5 कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। तो 5 रेज़ टू द पावर 5 ये आंसर हो गया। तो आई होप आप समझ गए होगे कैसे इस तरह के क्वेश्चन को करना है। मतलब ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर ऐसी कंडीशन दी हो कि ये चीज़ है, उसके अंदर ये इतना है, फिर उसके अंदर ये इतना है, ऐसे करके हर एक में ये इस तरह से दिया हो तो कैसे निकालना है आप समझ गए। अगर आप क्लास 8 मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, QR स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो। इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो आपको रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे पेज वाइज। फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए यानी फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन, उनके सोल्यूशन आपको पेज वाइज मिल जाएंगे। आंसर्स का प्रेजेंटेशन काफी अच्छी तरीके से किया गया है। इसके साथ साथ जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये सारे मिल जाएंगे। तो चैप्टर 3 के अंदर टोटल मैंने काउंट किया तो इसके अंदर 82 क्वेश्चन है। लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस पर आप क्लिक कर देना, बाय नाउ पे क्लिक कर दो। यहाँ पर कूपन कोड USMAN10 एंटर करके अप्लाई कर देना तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आएगा। बेसिकली एक्सपोनेंट से डील करने के लिए कुछ लॉज बने हैं, यानी कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को मैं आपको समझा दूंगा, समझ लेना, याद कर लेना, एग्जाम में अप्लाई कर देना। पहले लॉ की अगर हम बात कर लें तो अगर कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिखा है कि n रेज़ टू द पावर a ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे नंबर से, वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, n रेज़ टू द पावर b, तो होगा ये जैसा कि आप देख सकते हो कि दोनों का ही जो बेस है वो सेम है, दैट इज n है, और ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 कंडीशन आपको देखनी है कि ऐसे नंबर्स जिनका बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके जो हमको वैल्यू मिलेगी उसका बेस भी वही होगा, दैट इज n होगा। लेकिन उसका जो एक्सपोनेंट है वो जो 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन दोनों नंबर का जो एक्सपोनेंट है वो जस्ट ऐड हो जाएगा, यानी a प्लस b। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपको दे दिया 5 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर 4। आपने देख लिया कि भैया यहाँ पर भी बेस 5 है, यहाँ पर भी बेस 5 है और दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब ऊपर वाला लॉ हम लगा सकते हैं। ये लॉ क्या कह रहा है कि भैया बेस जो है वो तो वही रहेगा, बस जो एक्सपोनेंट है ना वो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 2 + 4 तो आ जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 6। ये आंसर हो गया। इस लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, राइट द प्रोडक्ट p रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय p रेज़ टू द पावर 3 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पर बेसिकली ये पूछ रहा है कि जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जो सिंगल नंबर मिलेगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। तो अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी आप समझते हुए चलो, वरना पता चला एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, अब समझ भी नहीं आ रहा करना क्या है। लॉ पता है लेकिन ये तो समझ में आए करना क्या है क्वेश्चन में।
तो अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो पहले देख लो प्रोडक्ट निकालना है ना, फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो अगर लॉ हमको ना पता होता तो हम क्या करते, पी रेज टू द पावर 2 के लिए p मल्टीप्लाई बाय p लिखते, फिर मल्टीप्लाई का साइन p रेज टू द पावर 3 के लिए 3 बार हम p फिर से लिखते, फिर हम देखते यार 5 तो p आ रहा है तो इसका मतलब p रेज टू द पावर 5 आ जाएगा। तो हमसे ये तो पूछा था प्रोडक्ट निकालो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये आ गया। अब क्योंकि हमको लॉ पता है तो ये काम हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि भैया दोनों जगह बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर में भी बेस वही होगा, बस जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको ऐड कर दो तो आ जाएगा p रेज टू द पावर 5। अब इसका आंसर बताओ। अरे यहाँ पर तो 3 नंबर्स हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, 3 नंबर हो चाहे 300 हो, हमको सिंपल से क्या देखना है कि भैया जो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन सब का जो बेस है वो सेम है और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर में भी हमको वही बेस मिलेगा, दैट इज 7। बस जो एक्सपोनेंट है वो सारे ऐड हो जाएंगे, यानी 3, 5, 9 इनको ऐड कर लो तो 3 + 5 + 9 तो आ जाएगा 7 रेज टू द पावर 17। सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर दो नंबर इस तरह से हैं कि उनका बेस सेम है लेकिन वो डिवाइड हो रहे हैं तो जो एक्सपोनेंट है ना वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब पहले वाले नंबर का जो एक्सपोनेंट है माइनस दूसरे वाले नंबर का एक्सपोनेंट, ये देखो बेस तो वही रहेगा, a माइनस b हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो n है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप n को 0 ले लोगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा 0 रेज टू द पावर a डिवाइडेड बाई 0 रेज टू द पावर b। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 रेज टू द पावर a डिवाइडेड बाई 0 रेज टू द पावर b। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है मतलब अगर किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका कोई आंसर पॉसिबल नहीं, उसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपके बुक में मेंशन नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। ये वीडियो हमारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो बस ये कंडीशन याद रखना कि जो n है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अब इसका आंसर बताओ। यहाँ देख सकते हो बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो आंसर का बेस भी वही होगा, बस एक्सपोनेंट का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। पहले वाले नंबर का जो एक्सपोनेंट है दैट इज़ 5 माइनस दूसरे वाले नंबर का जो एक्सपोनेंट है दैट इज़ 3 तो आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 2। और 3 रेज टू द पावर 2 क्या होता है, 3 3 9 होता है, तो 9 आंसर आ जाएगा। अब इसका बताओ, यहाँ पर एक्सपोनेंट 68 है, यहाँ पर 66 है, तो बड़े नंबर देख के आपको घबराना नहीं है। सिंपल सा आपने देख लिया कि भैया दोनों का बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब आंसर में भी बेस वही आएगा, दैट इज 7। एक्सपोनेंट सब्सट्रैक्ट हो जाएगा यानी 68 माइनस 66 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 7 रेज टू द पावर 2, यानी 7 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो तो 7 7 का क्या होता है 49। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, व्हाट इज 2 रेज टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 25 इन पावर्स ऑफ 2। तो यहाँ पर आंसर आपको पावर ऑफ 2 के फॉर्म में देना है, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है, सॉल्व करके पूरा आंसर निकालना नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों नंबर का बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो आंसर में भी हमारा बेस वही 2 होगा, बस जो एक्सपोनेंट है उनका सब्सट्रैक्शन कर दो 100 माइनस 25 तो आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 75। अब क्योंकि हमको 2 के पावर के फॉर्म में ही रखना है तो बस ऐसे ही रखेंगे, पूरा इसको एक्सपैंड करके वैल्यू नहीं निकालेंगे, और वो निकालना ईजी टास्क भी नहीं है। देख सकते हो 75 टाइम्स 2 को लेकर मल्टीप्लाई करना होगा, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, और हमको यहाँ करना भी नहीं है। तो अभी जो पहला वाला लॉ हमने देखा और ये वाला जो लॉ है इसमें आपने ये देखा कि अगर हमारा बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देंगे, और बेस सेम होने पे अगर डिवाइड हो रहा है तो एक्सपोनेंट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब अगर कोई नंबर पावर ऑफ पावर के फॉर्म में लिखा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो कोई नंबर हमको दिया n रेज टू द पावर a, इसकी भी होल पावर अगर कोई मान लो जैसे b दे दिया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल है, अंदर वाला जो एक्सपोनेंट है बाहर वाला जो एक्सपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, और जो बेस है वो वैसे ही रहेगा, यानी n तो n ही रहेगा, बस अंदर वाला जो एक्सपोनेंट है दैट इज a मल्टीप्लाई बाई बाहर वाला जो एक्सपोनेंट है दैट इज b, ये कर दो आपको आंसर मिल जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो अब इसका आंसर बताओ। यहाँ भी देख सकते हो पावर ऑफ पावर के फॉर्म में नंबर लिखा है, यानी 2 रेज टू द पावर 3 है, उसकी भी होल पावर 2 है। तो क्या बताया मैंने, जो बेस है उसको वैसे ही लिख दो, बस जब ब्रैकेट हटाओगे तो अंदर का जो एक्सपोनेंट है बाहर के जो एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 6। इसको सॉल्व करो, यहाँ भी वही पावर ऑफ पावर के फॉर्म में नंबर लिखा है, यानी 2 रेज टू द पावर 2, उसकी भी होल पावर 3, यानी इस पूरे के जो है वो पावर 3 है, क्योंकि पूरा ब्रैकेट के अंदर बंद है ना, वो ब्रैकेट के बाहर 3 लगा है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो पूरा चीज़ लिखा है उसके ऊपर पावर लगी है 3। तो जब इसका ब्रैकेट हटाओगे तो बेस तो वही रहेगा, दैट इज़ 2, बस अंदर वाले जो एक्सपोनेंट है बाहर वाले जो एक्सपोनेंट है मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 6।
अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने ध्यान दिया, ऊपर भी हमारा 2 रेज टू द पावर 6 आ रहा है, यहाँ भी 2 रेज टू द पावर 6 आ रहा है, लेकिन ये जो नंबर है वो अलग तरीके से दिख रहा है, ये अलग तरह से दिख रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो बेस तो सेम है। यहाँ पर अंदर वाले जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, बाहर वाला 2 है, लेकिन यहाँ पर अंदर वाला जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, बाहर वाला 3 है, लेकिन दोनों केस में आंसर हमको सेम मिल रहा है, दैट इज 2 रेज टू द पावर 6। तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि भैया अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है n रेज टू द पावर a उसकी होल पावर b, तो अंदर के एक्सपोनेंट को बाहर और बाहर वाले को अंदर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो क्या लिखूंगा, n रेज टू द पावर a मल्टीप्लाई बाई b। अगर मैं ऐसा कर दूं n रेज टू द पावर b, बाहर वाली पावर को अंदर ले आया, इसकी होल पावर अगर a कर दें तो यहाँ भी क्या होगा, n रेज टू द पावर अंदर वाला जो एक्सपोनेंट है मल्टीप्लाई बाई बाहर वाला एक्सपोनेंट। अब ये चीज़ आप जानते हो कि अगर दो नंबर हम मल्टीप्लाई करें तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब चाहे हम a मल्टीप्लाई बाई b करें या b मल्टीप्लाई बाई a, आंसर हमको सेम मिलेगा। भैया आप 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करो या 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करो, दोनों से आंसर 6 ही मिलेगा ना। तो इसीलिए ऐसा होता है कि ये दोनों जो है वो सेम है, अंदर वाले एक्सपोनेंट को बाहर, बाहर वाले को अंदर हम कर सकते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो फाइनल ये लॉ इस तरह से कुछ बन के आता है। तो ये आपको याद रखना है कि भैया कोई नंबर इस तरह से दिया हुआ है n रेज टू द पावर a उसकी होल पावर b, तो हम ऐसा कर सकते हैं, बाहर वाले जो एक्सपोनेंट है उसको अंदर ले आ दो, अंदर वाले को बाहर कर दो, वैल्यू चेंज नहीं होगी। और इन दोनों में अगर ब्रैकेट आप हटाओगे यानी सॉल्व करोगे तो उसके लिए बेस वही रखना है, बस अंदर और बाहर वाला जो एक्सपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसका आंसर बताओ। 7 रेज टू द पावर 3 इसकी होल पावर 8 क्या होगा। आपने देखा कि पावर के ऊपर भी पावर लग गई, तो मतलब क्या करना है, बेस तो वही रहेगा, दैट इज 7, अंदर का एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई बाय बाहर का एक्सपोनेंट, 7 रेज टू द पावर 8 3 24। आ गया आंसर। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज अ पावर ऑफ अ पावर इन एट लीस्ट 2 डिफरेंट वेज। पावर ऑफ अ पावर मतलब अभी जैसा हमने देखा कि एक नंबर है उसकी पावर है, उस होल की भी पावर है, तो उस तरीके से आपको यहाँ जो एक्सप्रेशंस दिए हैं उसको लिखना है, कम से कम 2 अलग अलग वेज में। अब जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर मान लो ऐसे लिखा है 2 रेज टू द पावर 3 इसकी होल पावर 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 6। अब यहाँ पर हमको इसी का रिवर्स करना है, देख सकते हो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर दोनों एक्सपोनेंट को हमने मल्टीप्लाई किया, हमको ये एक एक्सपोनेंट मिल गया। उल्टा करने के लिए क्या करेंगे, इधर जो एक्सपोनेंट होगा उसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, इस तरह से कि उन 2 नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ये वाला एक्सपोनेंट आए। यानी 2 रेज टू द पावर 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसके लिए 6 को हमको ब्रेक करना होगा, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 या फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ से 2 एक्सपोनेंट हमको मिल जाएगा, एक एक्सपोनेंट ब्रैकेट के अंदर होगा, एक बाहर होगा, तो ऐसे अपना काम हो जाएगा। चलिए करते हैं। फर्स्ट वाला है 8 रेज टू द पावर 6, तो 6 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ऐसे लिख देना इक्वल 8 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल, एक एक्सपोनेंट को अब अंदर कर लेंगे, एक बाहर कर लेंगे, ये ऐसा कुछ हो जाएगा 8 रेज टू द पावर 2 इसकी होल पावर 3। इसको आप स्किप भी कर सकते हो, चाहे इसको ना लिखो, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कर लो। ये तो मैंने समझाने के लिए एक और स्टेप आपको बता दिया, मतलब लिख दोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से 8 रेज टू द पावर 6 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8 3 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी वही चीज़ है, बस 3 को हम अंदर कर दे रहे हैं ब्रैकेट के और 2 को बाहर कर दे रहे हैं। तो ये 2 अलग अलग तरीके से हमने लिख दिया, कम से कम 2 अलग अलग तरीके से लिखना था। अब इसको और भी तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान दो तो यार ये जो 8 है वो 2 का क्यूब है, यानी 2 रेज टू द पावर 3 की वैल्यू 8 होती है, तो हम 8 रेज टू द पावर 6 को ऐसे लिख सकते हैं, यानी 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3, तो 8 की पावर 6 है, मतलब 2 रेज टू द पावर 3 की पावर 6 है, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। फिर सेकंड वाला देखो 7 रेज टू द पावर 15, तो हम क्या करेंगे 15 को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, यानी 2 नंबर हमको ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट 15 हो, तो 3 5 15 होता है या 5 3 15 होता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 7 रेज टू द पावर, चलो 3 को अंदर कर लेते हैं, 5 को बाहर कर लेते हैं, तो ब्रैकेट हटेगा तो 3 और 5 मल्टीप्लाई होगा 15 आ जाएगा, यानी 15 को हमने ब्रेक किया है। बस देखो पावर ऑफ अ पावर के फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो जो एक्सप्रेशन दिया है उसके एक्सपोनेंट को 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, बस इतना आपको काम करना है। 2 पार्ट में ब्रेक करोगे 2 नंबर आपको मिल जाएगा, एक नंबर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, तो पावर ऑफ अ पावर आ जाएगी। इसी तरह से 7 रेज टू द पावर 15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7, और इस बार एक्सपोनेंट 5 को अंदर कर लेते हैं और 3 को बाहर कर लेते हैं, तो ये भी एक तरीका है। थर्ड वाला देखो 9 रेज टू द पावर 14, तो 2 7 14 होता है ना,
तो ऐसा लिख सकते हैं 9 एक्सपोनेंट यहाँ 2 लगा दिया, इस होल की पावर 7, तो 2 7 से 14 होगा जब ब्रैकेट हटाएंगे तो। और हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7 अंदर कर दें, 2 बाहर कर दें। एक और तरीका है भाई, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 रेज़ टू द पावर 14 को हम, यानी 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 2, और 9 के ऊपर पावर 14 लगी है, मतलब इस 3 रेज़ टू द पावर 2 की जो पावर है वो है 14। इसी तरह से फोर्थ वाले का आंसर ये आ जाएगा। बेस सेम होने पे क्या लॉ लगेगा वो हमने देख लिया, लेकिन अगर एक्सपोनेंट सेम हो जाए, जैसे कि यहाँ है, देखो बेस m है, एक्सपोनेंट a है, यहाँ पर बेस n है, डिफरेंट है ना, लेकिन एक्सपोनेंट वही a है, जो इधर था a वही यहाँ पर है, यानी यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम है। तो उस केस में क्या होगा कि भैया दोनों का एक्सपोनेंट सेम है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो एक काम करो, दोनों के बेस को मल्टीप्लाई कर लो, और क्योंकि एक्सपोनेंट सेम है तो होल का एक्सपोनेंट वही सेम वाला लगा देंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये दो बच्चे हैं, देख सकते हो दोनों का जो अम्ब्रेला है वो बिल्कुल सेम है, तो दोनों लोगों ने ये डिसाइड किया कि यार हम दोनों लोग का जो अम्ब्रेला है वो बिल्कुल एक जैसा है, तो एक काम करते हैं, एक अम्ब्रेला रख देते हैं, एक ही छाते के अंदर दोनों लोग आ जाते हैं। तो ये देखो एक ही अम्ब्रेले के नीचे दोनों लोग आ गए, क्योंकि जो अम्ब्रेला था वो एक ही जैसा था। अगर डिफरेंट होता तो झगड़ा हो जाता, एक कहता कि मेरा अम्ब्रेला अच्छा है, दूसरा कहता मेरा अम्ब्रेला अच्छा है, तो दोनों अलग अलग रहते। लेकिन अब क्योंकि छाता एक ही जैसा है तो एक ही छाते के नीचे आ गए। इस तरह से इसको आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर दोनों नंबर का जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, तो इसलिए जो बेस है वो एक साथ आ गए, यानी जो ऑपरेशन हो रहा था दैट इज मल्टीप्लाई, वही मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक्सपोनेंट ये बाहर आ गया इस तरह से। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में इस लॉ से रिलेटेड आ सकता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज एक्सपोनेंट m रेज टू द पावर n। इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, यानी ये जो आपको दिया है 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू द पावर 5, इसको m रेज टू द पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जहाँ पर m और n क्या है, कोई काउंटिंग नंबर्स हैं, मतलब एक सिंगल नंबर चाहिए जहाँ पर एक बेस हो और एक एक्सपोनेंट लगा हो। तो हमने देख लिया यार एक्सपोनेंट दोनों का सेम है, तो एक काम करते हैं, जो बेस है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और जो एक्सपोनेंट है क्योंकि सेम है तो वही वाला लगा देंगे। अब जब बेस रहता था तो आंसर में आप देखते थे बेस सेम आ रहा है, अब यहाँ एक्सपोनेंट सेम है तो एक्सपोनेंट सेम आ जाएगा, तो 2 5 10 होता, तो ये आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 5। इसी तरह से हमको लिखना था वो हमने लिख दिया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 3 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 7 रेज टू द पावर 8। तो आपने देख लिया यार दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, तो एक काम करते हैं बेस को एक साथ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और ये एक्सपोनेंट आ गया 3 7 से 21, तो आंसर आ जाएगा 21 रेज टू द पावर 8। अब अगर कोई नंबर इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है जहां पर न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट a है, डिनोमिनेटर का भी एक्सपोनेंट a है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, तो सिंपल m अपॉन n कर लो और सेम वाले जो एक्सपोनेंट है वो बाहर कर लो। यानी जैसे अभी हमने मल्टीप्लिकेशन का देखा ना, उसी तरह से ये चीज़ डिवीजन में भी अप्लाई होती है, कि जैसे मैंने लिखा m रेज टू द पावर a डिवाइडेड बाई n रेज टू द पावर a, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं m डिवाइडेड बाई n इसकी होल पावर a। अब डिवीजन को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये चीज़ आप जानते होगे, m डिवाइडेड बाई n का मतलब m अपॉन n, इसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, तो ये आ जाएगा m अपॉन n इसकी होल पावर a। और ये जो लिखा था इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m रेज टू द पावर a, और डिवाइड की जगह ये लाइन लगा देंगे, मतलब फ्रैक्शन हम बना रहे हैं n रेज टू द पावर a, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। तो मतलब अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनका एक्सपोनेंट सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर लो, फिर उस पूरे पे एक्सपोनेंट लगा दो। इसी तरह से अगर दो नंबर डिवीजन में है और उनका एक्सपोनेंट सेम है, तो बेस का डिवीजन कर लो और होल का जो एक्सपोनेंट है वो लगा दो। अब इस क्वेश्चन को आप करो, देखो अगर आपको ये लॉ ना पता होता तो आपको 18 रेज टू द पावर 3 की वैल्यू निकालनी होती, 9 रेज टू द पावर 3 की वैल्यू निकालनी होती, तो फ्रैक्शन बनता, फिर उसको सॉल्व करते काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। यहाँ जो लॉ हमने पढ़ा इसका यूज़ करके ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपने जस्ट देख लिया कि यार दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, तो एक काम करते हैं बेस को एक साथ कर लेते हैं, मतलब 18 अपॉन 9, ये बेस का काम हो गया। अब इस होल का जो है एक्सपोनेंट जो 3 है वो लगा देंगे, तो 18 अपॉन 9, यानी 18 को 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 2 आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर 3, तो आ गया 8। कितना सिंपल है ना, तो इस लॉ से ये फ़ायदा हो रहा है। अब इसका आंसर बताओ, 5 अपॉन 5 इसकी होल पावर 6 लगा दिया, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1, 1 रेज टू द पावर 6 इक्वल आ गया 1। अगर ये आंसर आपने निकाला है और एग्जाम में लिख दिया तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम नहीं है, तो ये सिली मिस्टेक एग्जाम में मत करना। यहाँ पर बेस सेम है, जानबूझ के ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला था कि जो लॉ हम पढ़ते रहते हैं ना, माइंड में वही सेट रहता है कि भैया जो क्वेश्चन दिखेगा वही अप्लाई कर देना है, तो आग बंद करके अप्लाई कर दिया,
तो आंसर हो जाए गलत। अब जिन्होंने ये आंसर निकाला है या गलत आंसर आ गया, वो अगर थोड़ा सा अलर्ट रहते तो भी समझ सकते थे यार यहाँ पर एक्सपोनेंट 6 है, यहाँ 2 है, क्या लगाएं, तभी याद आ जाता है एक्सपोनेंट तो अलग है ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो हमने लॉ पढ़ा था सेम बेस का। यहाँ पर देख सकते हो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, यानी डिवीजन हो रहा है। डिवीजन के केस में अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट का सब्सट्रैक्शन हो जाता है, यानी हो जाएगा 5⁻6 माइनस 2, तो आ जाएगा 5⁻4। ये आंसर आएगा। अब किसी भी नंबर की अगर पावर 1 हो जाती है, जैसे यहाँ देख सकते हो n⁻1, यानी यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है, तो अगर एक्सपोनेंट 1 दिख गया तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, उस नंबर के बराबर होगी, यानी n के बराबर होगी। मतलब जो एक्सपोनेंट लगा उसको हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखो जैसे मैंने लिखा 8⁻1, तो इसका मतलब क्या है, 8 को हम बार बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार, जो एक्सपोनेंट है, यानी एक बार। तो भैया एक बार 8 लिख दो, हो गया। इसी तरह से यहाँ भी देख सकते हो 9⁻1, तो सिंपल इसको 9 लिख सकते हैं, यानी एक्सपोनेंट हटा दो, क्योंकि एक्सपोनेंट बता रहे कितनी बार लिखना है, एक ही बार लिखना है तो लिख दो। अब इसी तरह से 1⁻n की वैल्यू होती है 1, क्योंकि देखो अगर n की वैल्यू हम 2 रख दें, यानी 1⁻2 क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अगर n की वैल्यू हम 3 रख दें, यानी 1⁻3, तो ये क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ से 1 आएगा। भाई 1 को कितनी बार भी लिख के मल्टीप्लाई करो, फाइनली आपको 1 ही मिलेगा। तो मतलब 1 के ऊपर कोई सा भी एक्सपोनेंट लगा दिया जाए, आपको आंसर 1 ही मिलेगा। तो जैसे मैंने लिखा 1⁻987, तो आपने देख लिया कि बेस 1 है ना, तो आंसर हमको 1 ही मिलेगा। देखो ये चीज़ रटनी नहीं है, अगर आपने समझ ली ना तो ये याद रहेगी। मतलब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि 1⁻987 का मतलब 1 को 987 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करो। अरे भैया 1 कितनी बार भी लिख के मल्टीप्लाई हो, 1 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 ही आएगा फाइनली। अब अगर एक्सपोनेंट 0 हो जाए तब क्या होगा, जैसे आपसे मैं पूछ लूँ कि बताओ 2⁻0, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसकी वैल्यू हम एक प्रोसेस से निकालते हैं। देखो अगर मैं लिखूँ 4 - 4, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। मतलब 0 को मैं लिख सकता हूँ 4 - 4, या कोई भी सेम नंबर जो सब्सट्रैक्ट हो रहे हो वो आपको 0 ही वैल्यू देंगे। मतलब 0 को हम लिख सकते हैं 7 - 7, 3 - 3, कुछ भी कर सकते हैं, सेम नंबर होना चाहिए। अगर उसका सब्सट्रैक्शन हो रहा तो आंसर आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ भी हम ऐसा कर सकते हैं कि भैया ये जो एक्सपोनेंट 0 है इसको इस तरह से लिख दें 2⁻4 - 4। और आपने पढ़ा है कि अगर ऐसा लिखा हो 2⁻4 डिवाइडेड बाई 2⁻4, तो बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो जो एक्सपोनेंट है वो सब्सट्रैक्ट हो जाता है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁻4 डिवाइडेड बाई 2⁻4। तो 2⁻4 को 2⁻4 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा ना। नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे देख लो 2⁻4 अपॉन 2⁻4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह से नीचे वाले को भी ओपन कर लो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये 4 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 2 कैंसिल हो गया, फाइनली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रोसेस से हमने 2⁻0 की वैल्यू 1 निकाल ली। अब इसी तरह से कोई और नंबर दे दिया, जैसे मान लो आपको दे दिया 7⁻0, तो इसको भी ऐसे निकाल सकते हैं कि 7⁻, जैसे मान लो हमने 3 - 3 लिख दिया, तो 3 - 3 0 ही होता है। अब क्योंकि सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7⁻3 डिवाइडेड बाई 7⁻3। बेस अगर सेम है तो डिवीजन करने पे जो एक्सपोनेंट है उसका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। वही रिवर्स काम हमने कर दिया कि ऐसे से ऐसे कन्वर्ट कर लिया। अगर ऐसे दिया होता तो लॉ लगा के ऐसे कर सकते थे, उल्टा सोचना है इसमें। तो 7⁻3 को 7⁻3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोई सा भी बेस n हमको अगर दे दिया जाए, उसके ऊपर एक्सपोनेंट अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ये रिलेशन आप याद रखना कि जैसे x⁻0 है, xn कुछ भी ले सकते हो, मतलब बेस की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हो ना, कोई भी लेटर नंबर यूज़ कर लो, लेकिन एक्सपोनेंट अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। क्यों आएगी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर एक कंडीशन भी है कि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अच्छा 0 के इक्वल हो जाएगी तो प्रॉब्लम क्या है, अगर x की जगह हम 0 रख देंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, यानी 0⁻0। तो अब सोचो कि इसकी वैल्यू 1 आएगी, भाई एक्सपोनेंट 0 है तो 1 वैल्यू आ जाएगी, क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि एक्सपोनेंट अगर 0 है तो आंसर हमको 1 मिलेगा, और ये यहाँ पर हमने देखा था कि 0⁻n, यानी अगर बेस 0 है, एक्सपोनेंट कुछ भी है, आंसर आपको 0 मिलेगा। यानी अगर बेस इक्वल टू 0 है तो आंसर हमको 0 मिल रहा है, और अभी हमने देखा कि अगर एक्सपोनेंट 0 है तो वैल्यू 1 आ रही है। तो अब यहाँ तो मामला फंस गया। तो अगर हम 0⁻0 की बात कर लें तो यहाँ पर बेस 0 है, उसके अकॉर्डिंग आंसर हमको 0 मिलना चाहिए। इसका एक्सपोनेंट भी 0 है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर हमको 1 मिलना चाहिए। तो भैया आंसर 1 मिलेगा कि 0 मिलेगा। तो इसीलिए 0⁻0 को हम कहते हैं नॉट डिफाइंड स्कूल लेवल के लिए। आगे हायर मैथमेटिक्स में इसको डिफाइन करते हैं,
लेकिन अभी आप ग्रेड 8 में हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यही ध्यान रखना है कि भैया 0 नॉट डिफाइंड है। इसीलिए देखो यहाँ भी कंडीशन मैंने बताई थी, n की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 होगी तो वही प्रॉब्लम है, 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी कंडीशन मैंने बता दी कि भैया x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब बेस 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेस और एक्सपोनेंट दोनों 0 हो गया तो फिर फंस जाएगा मामला कि आंसर 1 आएगा कि 0 आएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, 9 5 6 3 0 4 6 2 रेज़ टू द पावर 0 और 2, कौन सा साइन लगेगा, ये वाला साइन या ये वाला साइन या ये वाला साइन। आपने देख लिया कि जस्ट यार एक्सपोनेंट 0 है, तो अगर एक्सपोनेंट 0 होता है तो आंसर 1 आता है, मतलब इस पूरी चीज़ की वैल्यू 1 आएगी। तो इतना बड़ा नंबर देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपने देख लिया यार एक्सपोनेंट तो 0 है ना, और किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 हो जाए तो वैल्यू 1 आती है। अब बताओ 1 और 2 में कौन बड़ा, 2 बड़ा, तो मतलब ये 2 ग्रेटर होगा, ये साइन लगेगा। अगर एक्सपोनेंट निगेटिव है और हम चाहते हैं कि ये निगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, मतलब इसका साइन चेंज हो जाए, तो फिर आपको क्या करना होगा, इसका इन्वर्स कर देना होगा, यानी 1 अपॉन में इस पूरी चीज़ को लिख देना होगा और ये जो निगेटिव है इसको पॉजिटिव कर दो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि n रेज़ टू द पावर -a इक्वल होगा किसके, 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर a के। यहाँ एक्सपोनेंट निगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव हो गया, लेकिन उसकी वजह से ये पूरी चीज़ 1 अपॉन में आ गई। तो 2 रेज़ टू द पावर -1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 1, जो कि 2 होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर n रेज़ टू द पावर 1 है, यानी एक्सपोनेंट अगर 1 है, तो इक्वल होगा जो बेस है उसके। 7 रेज़ टू द पावर -2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 7 रेज़ टू द पावर 2। 1 अपॉन 27 क्या हो जाएगा, देखो ये 27 क्या है, 3 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 3। अब ये 1 अपॉन के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, हम चाहते हैं कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में ना रहे, तो इसी लॉ का हम यूज़ करेंगे लेकिन रिवर्स वे में। यानी अगर इस तरह से हमको नंबर दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट क्या करना होगा, फ्रैक्शन खत्म कर दो, जो साइन है एक्सपोनेंट का वो चेंज हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो a है तो ये हो जाएगा -a, और फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, यानी 1 अपॉन से हट के ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो यहाँ भी तो वैसे ही बनना है, 1 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू द पावर, एक्सपोनेंट 3 था तो ये -3 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा एक्सपोनेंट का। राइट द इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, इनके आपको इक्विवेलेंट फॉर्म लिखने हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है लेकिन दूसरी तरह से। तो 2 रेज़ टू द पावर -4 क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन में आ जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 4, एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया। -5 रेज़ टू द पावर -3, ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 अपॉन में आ जाएगा, अगर एक्सपोनेंट को हम पॉजिटिव करेंगे तो 5 रेज़ टू द पावर 3। अगर ये आंसर लिखा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक्सपोनेंट का साइन चेंज होगा, बेस यहाँ पर 5 नहीं है, -5 है। बेस को मत छेड़ो, बेस वैसे ही रहेगा, एक्सपोनेंट निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा जब वो 1 अपॉन में आएगा, तो यानी जब उसका इन्वर्स होगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन बेस वही रहेगा, दैट इज -5, बस एक्सपोनेंट -3 से 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो सिंप्लीफाई करो। यहाँ देख सकते हो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने क्या देखा था, बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा। तो 2 रेज़ टू द पावर -4 + 7 जो कि होता है 3, तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3। हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है, तो बस यहाँ तक रखेंगे, सॉल्व करके 8 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ भी देख सकते हो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो 3 रेज़ टू द पावर 2 + -5 + 6, 2 और -5 -3 हो जाएगा, -3 + 6 प्लस का 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ देखो, ना ही बेस सेम है ना ही एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या करें, तो यहाँ पर ऐसे हम डायरेक्ट लॉ नहीं लगा सकते, हमको इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करना होगा। देखो 2 रेज़ टू द पावर 4 हो गया, या आप ये बताओ 2 रेज़ टू द पावर 4 क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 रेज़ टू द पावर 2 बाई 2 रेज़ टू द पावर 4 16 होता है, 4 रेज़ टू द पावर 2 यानी 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, तो हम ऐसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 4 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ एक्सपोनेंट निगेटिव है तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन -4 रेज़ टू द पावर 2। अब 4 का स्क्वायर होता है 16 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन -4 का स्क्वायर क्या होगा, यानी -4 मल्टीप्लाई बाई -4, दो निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 4 ज़ा 16, मतलब ये भी 16 ही आएगा, तो 16 और 16 कैंसिल आउट हो गया, आगे आंसर 1। मैजिकल पॉन्ड, इन द मिडल ऑफ अ ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज अ ब्राइट पिंक लोटस, एक जादुई पॉन्ड है, उसके बीच में एक ब्राइट पिंक लोटस है, नंबर ऑफ लोटसेस डबल्स एवरी डे, उस पॉन्ड में जो नंबर ऑफ लोटसेस हैं वो हर रोज डबल हो जा रहे हैं, यानी स्टार्टिंग में 1 लोटस था, एक दिन बाद क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2, फिर उसके अगले दिन 2 का भी डबल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, फिर इसका डबल 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ऐसा कुछ हो रहा है।
आफ्टर 30 डेज द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड विद लोटसेस। 30 दिन के बाद जो पॉन्ड है वो पूरी तरह से लोटस से भर गया। ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल। आपसे पूछा जा रहा है कि किस दिन जो पॉन्ड है वो आधा भरा हुआ था। तो आप ऐसे देखो कि हर रोज वो डबल हो रहा है ना, यानी जिस दिन जो पॉन्ड है वो आधा लोटस से भरा था उसके नेक्स्ट डे ही आधा और भर गया, मतलब पूरा फिल हो गया। क्योंकि हाफ का जो डबल है वही तो 1 होता है, यानी फुल कंप्लीट होता है। भाई आधी रोटी मेरे पास है, इसका मैं डबल करूंगा तो क्या होगा, आधी और आ जाएगी, यानी एक पूरी रोटी हो जाएगी। तो 30 दिन के बाद जो पॉन्ड है वो पूरी तरह से लोटस से भर गया, इसका मतलब उसके एक दिन पहले आधा भरा रहा होगा, तभी एक दिन बाद डबल हो गया, फुल हो गया। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि हम इधर बढ़ रहे हैं तो डबल हो रहा है, उल्टा चलेंगे तो हाफ हो रहा है। 16 उसका हाफ करोगे तो 8, उसका हाफ करोगे तो 4, 4 का हाफ करोगे तो 2। तो 30 डेज में पॉन्ड फुल हो गया, तो इसका मतलब उसके एक दिन पहले आधा रहा होगा। तो हाफ फुली का तो पूछ रहा है, मतलब 29th डे या आफ्टर 29 डे यह आधा भरा था। राइट द नंबर ऑफ लोटसेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड वाज। फर्स्ट वाला है फुल कवर्ड। ये बताओ जब पॉन्ड पूरी तरह से कवर्ड था तो उस समय कितने लोटसेस रहे होंगे उस पॉन्ड में। ये चीज़ आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के बतानी है। तो चलो पैटर्न हम समझते हैं। स्टार्टिंग में एक लोटस था, एक दिन के बाद कितना लोटस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब अगर हम डे की बात कर लें तो एक दिन के बाद यहाँ पर लोटस की बात कर ले कितना लोटस होगा, क्योंकि एक तो पहले से ही था, वो टाइम से रिलेटेड नहीं है कि जब एक दिन हुआ तो एक लोटस आ गया, नहीं, वो पहले से ही है। जब एक दिन बीतेगा या फर्स्ट डे जब रहेगा तो उसी पहले दिन में किसी टाइम पे वो डबल हो जाएगा। डे 2 में क्या होगा, फिर से डबल हो जाएगा तो 2 का 4 हो जाएगा। डे 3 में क्या होगा या 3 दिन बाद क्या होगा, 4 का भी डबल 8 हो जाएगा। अब ये जो लोटस का नंबर आ रहा है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो तो ये 2 raised to the power 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 raised to the power 2 लिख सकते हैं, 8 को 2 raised to the power 3 लिख सकते हैं। पैटर्न समझ में आ रहा है कि भैया जौन सा दिन है एक्सपोनेंट वही आ रहा है। डे 1 है तो एक्सपोनेंट 1 है, डे 2 है तो एक्सपोनेंट 2 है, डे 3 है तो एक्सपोनेंट 3 है। तो हमको यहाँ बता दिया कि 30 डेज के बाद लोटस पूरी तरह से कवर्ड हो जा रहा है। इसका मतलब डे की वैल्यू 30 दी है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और बेस वही 2 चलता हुआ आ रहा है। तो जब फुल कवर्ड होगा तो नंबर ऑफ लोटसेस होंगे 2 raised to the power 30। अब हाफ कवर्ड का पूछा है तो अभी हमने देखा था कि हाफ कवर्ड कब था, 29th डे को। तो डे की वैल्यू अगर 29 दी है तो ये हो जाएगा 2 raised to the power 29। अब एक और पॉइंट है जहां पर नंबर ऑफ लोटसेस ट्रिपल्स एवरी डे, हर रोज 3 गुना हो जा रहे हैं नंबर ऑफ लोटसेस। जब दोनों ही पॉन्ड में कोई भी फ्लावर्स नहीं थे तो दमयंती ने क्या किया, एक लोटस प्लेस कर दिया डबलिंग वाले पॉन्ड में। यानी हमारे पास देखो बेसिकली 2 पॉन्ड है, एक डबलिंग वाला है, एक ट्रिपलिंग वाला है। डबलिंग वाले पॉन्ड में जो भी चीज़ होगी वो हर रोज़ डबल होती जाएगी। ट्रिपलिंग वाले पॉन्ड में जो भी चीज़ होगी, जैसे यहाँ लोटस की बात कर रहा है, तो जितने भी लोटस होंगे हर रोज़ वो ट्रिपल होते चले जाएंगे। तो स्टार्टिंग में दमयंती ने क्या किया, एक लोटस डबलिंग वाले पॉन्ड में डाल दिया। आफ्टर 4 days शी टुक ऑल द लोटसेस फ्रॉम देयर एंड पुट देम इन ट्रिपलिंग पॉन्ड। 4 दिन बाद, यानी डबलिंग वाले पॉन्ड में एक लोटस डाल दिया, उसके 4 दिन के बाद जितने भी लोटस हो गए, क्योंकि 4 दिन तक क्या होगा, डबल होता जाएगा, तो 4 दिन में जितने भी लोटस हो गए उन सबको उठा के ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाल दिया। हाउ मेनी लोटसेस विल बी देयर इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 more days। जब 4 और दिन बीत जाएगा तो ट्रिपलिंग वाले पॉन्ड में कितने लोटसेस हो जाएंगे। तो देखो पहले हम ये तो देख लें कि डबलिंग वाले पॉन्ड में 4 दिन के बाद कितने लोटस हो जाएंगे। तो ऐसे लिख देना, आफ्टर द फर्स्ट 4 days द नंबर ऑफ लोटसेस इज। पहले 4 दिन के बाद जब हम डबलिंग वाले पॉन्ड में लोटस की ग्रोथ करा रहे हैं तो कितना लोटस हो जाएगा। अभी जैसे हमने देखा था कि जो डे की वैल्यू है वही एक्सपोनेंट बन जाएगा, और क्योंकि डबलिंग वाला पॉन्ड है तो बेस हमारा 2 होगा, क्योंकि हर रोज डबल हो रहा है ना, यानी बार बार 2 मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो जो चीज़ बार बार मल्टीप्लाई होती है वही बेस होता है, और आपको मैंने दिखाया कि जो डे है वो एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 raised to the power 4, यानी 4 दिन के बाद डबलिंग वाले पॉन्ड में नंबर ऑफ लोटसेस हो जाएंगे 2 raised to the power 4। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि शी टुक ऑल द लोटसेस फ्रॉम देयर। 4 दिन बाद जितने भी लोटस हो गए, कितने हो गए, 2 raised to the power 4 हो गए। इन पूरे को उठा के ट्रिपलिंग वाले पॉन्ड में उसने डाल दिया, जहां पर हर रोज नंबर ऑफ लोटसेस ट्रिपल हो जाएंगे। तो आप ऐसे लिख देना, आफ्टर द नेक्स्ट 4 days, अगले 4 दिन बाद, यानी पहले 4 दिन में डबलिंग वाले पॉन्ड में था, अगले 4 दिन में वो ट्रिपलिंग पॉन्ड में होगा, तो जो नेक्स्ट 4 days है उसमें नंबर ऑफ लोटसेस कितने हो जाएंगे। देखो पहले आप ये समझ लो कि अगर मान लो ट्रिपलिंग वाले पॉन्ड में हम एक लोटस को डालें तो अगले दिन कितना हो जाएगा, एक था, एक दिन में वो ट्रिपल हो जाएगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ट्रिपलिंग वाले पॉन्ड में मान लो हमने 5 लोटस डाला तो एक दिन बाद क्या होगा, भाई जितना है उसका ट्रिपल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो 5 × 3। अगर मान लो हमने
ट्रिपलिंग वाले पॉन्ड में 8 लोटस डाल दिया, एक दिन बाद आके देखेंगे तो जितना भी लोटस हमने डाला था उसका 3 गुना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ट्रिपलिंग वाले पॉन्ड में हमने एक्चुअली कितना लोटस डाला है, यहाँ देखो 2⁴ जितना हो गया तो लोटस सारा उठा के ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाल दिया, तो ये हो जाएगा 2⁴ मल्टीप्लाई बाई 3। ये तो ट्रिपलिंग वाले पॉन्ड में एक दिन के बाद इतने लोटस हो जाएंगे, 2 दिन के बाद 3 और मल्टीप्लाई कर दो, 3 दिन बाद फिर से ट्रिपल हो जाएगा, 4 दिन के बाद फिर से ट्रिपल हो जाएगा, हर रोज ट्रिपल हो रहा है यानी 3 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो क्या वैल्यू आएगी, देखो 3 4 बार लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 3⁴। तो 4 और दिन बीत जाने के बाद नंबर ऑफ लोटसेस इतने हो जाएंगे। क्या इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देख सकते हो यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम है, तो जब एक्सपोनेंट सेम होता है तो बेस को हम एक साथ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3⁴, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 6⁴। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस, अब कॉम्बिनेशन वाला केस थोड़ा समझो। इस2 के पास 4 ड्रेसेस हैं और 3 कैप्स हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन इस2 कंबाइन द ड्रेसेस एंड कैप्स, कितने अलग अलग तरीके से इस2 कैप और ड्रेसेस को कंबाइन कर सकता है, मतलब उसको कहीं बाहर जाना है कैप और ड्रेस पहन के, तो वो क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकता है। देखो जैसे उसने डिसाइड किया कि भैया ये वाली कैप हम पहनेंगे, येलो ग्रीन वाली, तो ये कैप लगाने के बाद उसके पास 4 ऑप्शन है, क्योंकि 4 ड्रेस है ना, कि इस कैप के साथ ये वाली ड्रेस पहन ले, या ये वाली पहन ले, या ये वाली पहन ले, या ये वाली पहन ले, मतलब इस कैप के साथ 4 ऑप्शन उसके पास हैं। इसी तरह से अगर ये वाली कैप उसने लगाया तो भी उसके पास 4 ऑप्शन है कि भाई ये वाली कैप लगाने के बाद ये ड्रेस पहन ले, ये वाला पहन ले, ये वाला पहन ले, या ये वाला पहन ले, तो 4 यहाँ पर भी है। इसी तरह से अगर ये वाली कैप लगाए तो भी उसके पास 4 ऑप्शन है। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 4 + 4 + 4 आ जाएगा 12, यानी टोटल 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसका आप उल्टा भी देख सकते हो कि पहले अगर उसने डिसाइड कर लिया ड्रेस, जैसे उसने कहा कि ये येलो वाली जो टी शर्ट है और ये ग्रे या डार्क ग्रीन कलर की जो हाफ पैंट है, मतलब ये वाला ड्रेस अगर उसने डिसाइड कर लिया कि पहनना है, तो इस ड्रेस के साथ वो ये कैप लगा सकता है, ये कैप लगा सकता है, या ये कैप लगा सकता है, मतलब इस ड्रेस के साथ कैप के 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसी तरह से 3 इसके साथ, 3 इसके साथ, 3 इसके साथ ऐड कर लोगे, यहाँ से भी आपको 12 मिलेगा। तो कैसे भी आप देख सकते हो, ये यहाँ पर मैंने सारा कॉम्बिनेशन बना भी दिया है, ऐसे भी आप विजुअलाइज कर सकते हो कि उसने अगर ये डिसाइड कर लिया कि ग्रीन और येलो वाली जो कैप है वो लगाएंगे तो उसके साथ ये ड्रेस पहन सकता है, या इसी कैप के साथ ये वाली ड्रेस, इसके साथ ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो ये जो ग्रीन येलो वाली कैप इसके साथ 4 कॉम्बिनेशन, इसी तरह देख सकते हो पर्पल वाइट के साथ भी 4 कॉम्बिनेशन, ब्लू और रेड के साथ भी 4 कॉम्बिनेशन, तो टोटल यहाँ देख सकते हो 12 अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं। ये तो आपने समझ लिया। अब सिंपल सा चीज़ आप याद रखना कि अगर कॉम्बिनेशन की बात कर ले, यानी कई सारी चीज़ें हैं जो कंबाइन हो रही हैं, एक साथ अरेंज हो रही हैं, एक साथ सेट हो रही हैं, तो वहाँ पर जस्ट क्या करना है, जो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं वो कितनी है जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। आपने देखा इस2 के पास 4 ड्रेस है, 3 कैप है, कॉम्बिनेशन बनाना है, तो जस्ट 4 × 3 कर दो या 3 × 4 कर दो, आ गया 12 आंसर। अब इसी तरह से रॉक्सी के पास 7 ड्रेसेस हैं, 2 हैट्स है और 3 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन रॉक्सी ड्रेस अप, कितने अलग अलग तरीके से रॉक्सी ड्रेसअप हो सकती है। तो ड्रेसअप होने के लिए ड्रेस, हैट और पेयर ऑफ शूज़ का कॉम्बिनेशन ही बनाना होगा ना, भाई हैट लगाएगी, ड्रेस पहनेगी, शूज़ पहनेगी, तो ये सारी चीज़ें एक साथ रहेंगी। तो कौन सी हैट लगाए, फिर उसके साथ कौन सी ड्रेस चूज़ करे, क्योंकि 7 ड्रेसेस उसके पास हैं, फिर हैट लगा लिया, ड्रेस पहन लिया, तो अब कौन सा शूज़ वो पहने, 3 शूज़ हैं, तो यहाँ भी कॉम्बिनेशन बनना है, तो जस्ट हम क्या करेंगे 7 × 2 × 3, 7 2 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42। इसको आप इस फिगर से भी विजुअलाइज कर सकते हो कि उसके पास 2 हैट है। अगर उसने डिसाइड कर लिया कि येलो वाली जो हैट है वो हम लगाएंगे, तो उसके पास इस येलो वाली हैट के साथ 7 अलग अलग ड्रेस के कॉम्बिनेशंस हैं। अब जो भी ड्रेस वो चूज़ करेगी, जैसे मान लो ये ग्रीन वाली ड्रेस उसने चूज़ कर ली, तो उसके पास 3 शूज़ के ऑप्शन है कि येलो वाली कैप के साथ अगर ग्रीन वाला ड्रेस पहना तो 3 शूज़ में से कोई शूज़ वो पहन सकती है। इसी तरह से अगर मान लो रेड वाला ड्रेस उसने चूज़ किया तो यहाँ भी 3 शूज़ के ऑप्शन उसके पास हैं, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, इधर भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो टोटल कितना हो गया, इन सारे 3 को ऐड कर लो, 3 7 ज़ा 21, तो 21 कॉम्बिनेशन बनेगा। इसी तरह से ये ब्लू वाली हैट भी तो है, क्योंकि हैट 2 है, तो 21 इसके साथ भी बनेगा, तो 21 + 21 42 आ गया। यही काम हमने यहाँ पर फास्ट कर लिया। तो अगर आपने समझ लिया कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन का केस बनना है, तो जो क्वांटिटीज़ जितनी है सब मल्टीप्लाई हो जाएगी। बस आपको पहचानना आना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन का ही केस है। और कॉम्बिनेशन कैसे पहचानोगे, जैसे यहाँ पर आप देखो, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वो ड्रेस पहन के चली जाएगी, उसको ड्रेस भी पहनना है, हैट भी लगानी है, शूज़ भी पहनना है, तो ये पूरा ड्रेस कंप्लीट होगा उसका।
तो इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो कॉम्बिनेशन बनना है मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, Istu and Roxy came across a safe containing old stamps and coins that their grandfather had collected। तो एक सेफ की बात हो रही है, उसको 5 डिजिट पासवर्ड से सिक्योर किया गया है, मतलब ओपन करने के लिए पासवर्ड डालना होगा जो कि 5 डिजिट का है। अब क्योंकि किसी को पासवर्ड नहीं पता था तो कोई ऑप्शन नहीं था कि वो सारे पासवर्ड को एक एक करके ट्राई करें। उनकी किस्मत बहुत ख़राब थी, लॉक खुला तो, लेकिन बिल्कुल लास्ट वाला जो पासवर्ड है वो डालने पे, यानी एक एक करके पासवर्ड ट्राई करते गए तो जब लास्ट वाला पासवर्ड डाला तो खुल गया। मतलब जितने पासवर्ड बन सकते थे वो 5 डिजिट का यूज़ करके वो सारा उन्होंने ट्राई कर लिया। आफ्टर दे हैड ट्राइड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। कितने पासवर्ड उन्होंने चेक किए होंगे आप बता दो। मतलब सिंपल सा आपसे पूछ रहा है कि 5 डिजिट का पासवर्ड अगर हम बनाना चाहें तो कितने अलग अलग पासवर्ड बन सकते हैं। तो क्या ये कॉम्बिनेशन का केस है? बिल्कुल कॉम्बिनेशन का केस है। जैसे मान लो 3 डिजिट का पासवर्ड आपने लगाया, जैसे मोबाइल में ही लगाया, वैसे मोबाइल में आई थिंक 4 या 5 डिजिट का होता है या 6 डिजिट का होता है, 3 का मान लें, तो यहाँ एक डिजिट रखनी है, यहाँ एक डिजिट रखनी है, यहाँ एक डिजिट रखनी, मतलब 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। जैसे पासवर्ड मान लो आपका 431 है, तो ये 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन ही तो बनना है। ऐसा तो है नहीं किसी ने 4 डाल दिया सही तो खुल जाएगा। पहली डिजिट भी सही होनी चाहिए, दूसरी भी सही होनी चाहिए, तीसरी भी सही होनी चाहिए, पूरा कॉम्बिनेशन, यानी 431 डालोगे तभी खुलेगा। तो इन 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन ही बनाना है। तो पहले आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर मान लो 2 डिजिट का पासवर्ड है या हमको 2 डिजिट का पासवर्ड बनाना है तो क्या क्या बना सकते हैं। अब अगर हमने ये डिसाइड किया कि पहली डिजिट 0 ले लेते हैं तो दूसरी डिजिट हम क्या क्या ले सकते हैं। भाई दूसरी डिजिट 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, इस तरह से करते करते 9 तक कोई भी डिजिट ले सकते हो, क्योंकि पहली डिजिट आपने फिक्स की है ना कि पहली हमारी 0 होनी चाहिए, दूसरी 0 से लेकर 9 तक कुछ भी रख सकते हैं। तो क्या क्या पासवर्ड बन सकता है? हमारा पासवर्ड बन सकता है 00, 01, 02, 03, 09 तक पूरा ये इतना पासवर्ड बन सकता है। काउंट करोगे तो आपका आएगा 10, यानी 0 से स्टार्ट होने वाला 2 डिजिट का पासवर्ड 10 हम बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने ये डिसाइड किया कि यार पहली डिजिट 1 ले लेते हैं तो उसके साथ भी यही होगा कि पहली डिजिट आपने 1 ले ली तो दूसरी 0 ले लो, 1 1 ले लो, 1 2 ले लो, इस तरह से करते करते 1 9 तक आप ले सकते हो। यहाँ भी टोटल 10 पासवर्ड्स बन सकते हैं। इसी तरह से अगर पहली डिजिट आपने 2 ले ली तो इससे भी 10 पासवर्ड बना सकते हो। 0 से स्टार्ट होते हुए 10, यहाँ भी 10, 10 10, तो पहली डिजिट जो भी लोगे उसके साथ हम 10 पासवर्ड्स बना सकते हैं दूसरी डिजिट का यूज़ करके। तो टोटल ये इतने पासवर्ड बनेंगे, सबको ऐड कर लो। तो 10 को अगर 10 बार लिख के ऐड करोगे तो आएगा 100। 100 को ऐसे भी तो कर सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये जो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 हमने लिखा है, इसी तरीके से हम पासवर्ड बनाएंगे। यानी अगर हमको पासवर्ड बनाना है जो कि 2 डिजिट का है तो पहली वाली प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट आ सकती है? 0 से लेकर 9 तक कोई डिजिट आ सकती है, मतलब 10 डिजिट का ऑप्शन हमारे पास है। इसी तरह से दूसरी वाली प्लेस पे कौन सी डिजिट आ सकती है? यहाँ भी 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आ सकती है, मतलब 10 का ऑप्शन है। पासवर्ड बनाने के लिए अलग अलग डिजिट का कॉम्बिनेशन हमको बनाना होता है। तो कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 और 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 100। अब इसी तरह से ये वाले का आंसर निकल आएगा। पासवर्ड हमारा 5 डिजिट का है। पहली वाली प्लेस पे कोई सी भी 10 डिजिट आ सकती है, दूसरी वाली प्लेस पे भी, तीसरी वाली प्लेस पे भी, चौथी वाली प्लेस पे भी और 5वीं वाली प्लेस पे भी। कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकालने के लिए जस्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 5। यही आंसर है कि उन्होंने 10 रेज़ टू द पावर 5 पासवर्ड चेक किए होंगे, क्योंकि इतने ही पासवर्ड पॉसिबल हैं, इतने ही बना सकते हैं। अब समझ गए हो तो ये वाला क्वेश्चन करो। एक लॉक है, उसके अंदर 6 स्लॉट्स हैं जहां पर नंबर का यूज़ ना करके लेटर्स का यूज़ किया जा रहा है A से Z तक। कितने पासवर्ड्स पॉसिबल हैं ऐसे लॉक के लिए? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 6 प्लेसेस बना लेंगे, क्योंकि 6 स्लॉट्स हैं, हर एक स्लॉट में एक लेटर आएगा। तो इस पहले वाले स्लॉट में कौन कौन सा लेटर आ सकता है? भाई A से लेके Z तक कोई सा भी लेटर आ सकता है। तो A से Z तक टोटल कितने लेटर्स होते हैं? तो A से Z तक टोटल 26 लेटर्स होते हैं। तो पहली वाली प्लेस पे कोई सा भी 26 लेटर में से एक लेटर आएगा। इसी तरह से दूसरी वाली प्लेस पे भी 3rd, 4th, 5th, 6th। पासवर्ड बनाने के लिए लेटर्स का कॉम्बिनेशन बनाना होगा। जैसे मान लो अगर हमारे पास 3 स्लॉट होता, पासवर्ड को जिस तरह से बनना है BYPNAF, तो यहाँ पर ये जो लेटर्स है इनका कॉम्बिनेशन बनना है कि यही लेटर्स आपको डालने हैं इसी ऑर्डर में, तभी आपका पासवर्ड खुलेगा। तो ये भी कॉम्बिनेशन का केस है, यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं तो सिंपल सा याद रखना, जब पासवर्ड अगर हम सेट करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन का ही केस होता है, तो वहाँ पर हमको मल्टीप्लाई ही करना होगा। तो ये आ जाएगा 26 रेज़ टू द पावर 6। अब चलिए पावर लाइंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन के अलोंग 4 की पावर्स अरेंज्ड हैं। यहाँ देख सकते हो 4 रेज़ टू द पावर 8, 4 रेज़ टू द पावर 7,
मतलब नीचे से ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारी 4 की पावर्स लिखी हुई है और राइट साइड उसकी वैल्यू है, जैसे 4⁸ की वैल्यू ये राइट साइड आपको दी है, 4⁷ की वैल्यू ये राइट साइड में दी है। अब इन्हीं 4 की पावर्स में अगर हम कोई ऑपरेशन करें तो इसी पावर लाइन का यूज़ करके आंसर हम कैसे दे सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको दिया है कि 4⁸ को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, यानी 4⁸ है, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 मतलब 4⁸1, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा हो तो एक्सपोनेंट का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, यानी 4⁸8 - 1 दैट इज 7 आ जाएगा। ये देख सकते हो यहाँ पर। तो अगर वैल्यू बतानी है तो इसी पावर लाइन को देख के आप वैल्यू बता सकते हो। इसी तरह से अगर मान लो आपको दे दिया जाए 4096, इसमें 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। अब वैसे तो आपको दोनों मल्टीप्लाई करना होता, लेकिन पावर लाइन का यूज़ करके आप देख सकते हो कि जो 4096 है वो एक्चुअली 4⁻6 है, और ये जो 16 है ये यहाँ पावर लाइन में देख सकते हो 16 क्या है, 4⁻2 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी हम 4⁻6 मल्टीप्लाई बाई 4⁻2 कर रहे हैं। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 4⁸8। तो 4⁸8 ये रहा, जिसके सामने उसकी वैल्यू ये लिखी है। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आपको ये मिलेगी। तो अगर हमको पावर लाइन दी है तो कोई भी ऑपरेशन बहुत ईजी हो जाता है। जैसे आपको यहाँ पर एक दिया हुआ है 65536 डिवाइडेड बाई 64। अब अगर वैसे करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर पावर लाइन का यूज़ करें तो सबसे पहले आप ये देख लो ये किसकी पावर है। तो ये देखो 45536 ये है 4⁸8, और 64 क्या है, ये देखो 64 ये रहा, ये है 4⁻3। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है 4⁸8 डिवाइडेड बाई 4⁻3। बेस सेम ही डिवाइड हो रहा है, एक्सपोनेंट का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, 8 - 3 आता है 5, यानी 4⁻5। तो 4⁻5 कहाँ, ये रहा, जिसकी वैल्यू होती है 1024। तो यहाँ से देख के आप बता सकते हो कि डिवाइड करने पर आंसर आएगा 1024। इसी तरह से बाकी का भी आप कर सकते हो। जैसे आपको ये दोनों मल्टीप्लाई करना है तो पहले देख लो 64 4 की कौन सी पावर है, 16 क्या है, फिर सॉल्व कर लो। 16384, ये देखो 16384 ये 4⁻7 है, तो 4⁻7 मल्टीप्लाई बाय 1/16 क्या है, देख सकते हो 4⁻2। बेस से मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट का ऐड कर लोगे तो आ जाएगा 4⁻5। 4⁻5 ये रहा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1024। अब यहाँ से आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टाइम्स इज 16384 लार्जर देन 1024। ये जो नंबर है वो इससे कितना बड़ा है, क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा है ना। तो एक लॉजिक मैं बताता हूँ, हमेशा क्वेश्चन छोटा कर लो। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि बताओ 6 2 से कितने टाइम्स ग्रेटर है, कितने टाइम्स बड़ा है। अभी स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था टाइम्स जहाँ दिख जाए वहाँ डिवीजन करना होगा। तो अगर हम 6 को 2 से डिवाइड कर लें तो आ जाएगा 3, यानी जो 6 है वो 2 से 3 टाइम्स ग्रेटर है, 3 गुना बड़ा है। तो मतलब जो ग्रेटर है वो आ जाएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई जो स्मॉलर है। ये कर लोगे तो पता चल जाएगा कि बड़ा वाला कितना बड़ा है छोटे वाले से। तो कितना टाइम्स ग्रेटर, इसके लिए हम क्या करेंगे, 16384 डिवाइडेड बाई 1024। अब ये काम हम पावर लाइन को देख के आसानी से कर सकते हैं। 16384 बेसिकली 4⁻7 है और 1024 4⁻5 है। तो 4⁻7 अपॉन 4⁻5 डिवीजन हो रहा है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, आ जाएगा 4⁻7 - 5 विच इज़ 4⁻2। और 4⁻2 ये तो 16 होता है। मतलब 16384 1024 से 16 टाइम्स लार्जर है, 16 गुना बड़ा है। अब सेकंड वाला बताओ, यहाँ पर लार्जर पूछ रहा है ना, तो फ्रैक्शन बनाएंगे जहाँ पर जो बड़ा वाला है वो न्यूमरेटर में आएगा। 4⁻2 ये ग्रेटर होगा। क्यों ग्रेटर होगा ये समझ पा रहे हो, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। अगर एक्सपोनेंट कंपेयर करो तो ये -2 है और ये 2 है, -2 और 2 में कौन बड़ा, 2 बड़ा, तो इसीलिए 4⁻2 ग्रेटर होगा। ऐसे हम कब देख पाएंगे, जब बेस सेम हो। ऐसा नहीं कहीं भी ये लॉजिक लगा दिया आपने। तो 4⁻2 डिवाइडेड बाई 4⁻2, तो ये आ जाएगा 4⁻2, डिवीजन हो रहा तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा माइनस, नीचे वाले का एक्सपोनेंट है -2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये आ जाएगा 4⁻2 + 2 विच इज़ 4⁻4। अब यहाँ पर आपको देखो 7 की पावर लाइन दी है, इसका यूज़ करके बड़ी आसानी से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया है 2401 मल्टीप्लाई बाय 49। तो पहले देख लो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये कैसे दिखते हैं। 2401 एक्चुअली 7⁻4 है, तो 7⁻4 मल्टीप्लाई बाई 49 7 का स्क्वायर होता है, तो 7⁻2। अब इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, बेस से में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, 4⁻6 आ जाएगा।
इसी तरह से 49 का क्यूब, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो 49 का क्यूब मतलब 49 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लो। फिर 49 है क्या, 7^2 है, तो 7^2 मल्टीप्लाई बाय 7^2 मल्टीप्लाई बाय 7^2। बेस सेम है, मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 7^6। या इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 49 बेसिकली 7 का स्क्वायर होता है, इसकी होल पावर 3, तो पावर ऑफ पावर क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर का एक्सपोनेंट बाहर का एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7^6 आ जाएगा। इसी तरह से आप ये वाला कर लेना। डिवीजन में भी यही होगा, एक बार आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो लॉस सारे आपको मालूम है, तो इसी तरह से ये वाला कर लेना, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। चलो ये वाला करके बता देता हूँ, ये कहाँ पर है ये देख सकते हो, 7^6 है, तो 7^6 मल्टीप्लाई बाई 1/343, ये देखो 7^-3 है, तो 1/7^-3। अब ये जो 1/7^-3 है, इसका अगर फ्रैक्शन हम ख़त्म करना चाहें तो क्या होगा। एक लॉ हमने डिस्कस किया था जहाँ पर ये था कि अगर ऐसा कोई नंबर है n⁻⁻a, तो ये हो जाएगा 1/n⁻a। मतलब अगर इस तरह से लिखा है, इसको 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो अगर मान लो n⁻a है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/a का -a हो जाएगा, यानी n⁻⁻a। अब यहाँ पर इस तरह से हमको दिया है कि 1/7^-3, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब अगर 1 से हटाओगे तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव, निगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव। तो 7^6 मल्टीप्लाई बाई 7^3, एक्सपोनेंट ऐड कर लो, 7^6 आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते थे, 7^6 ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, मतलब डिवीजन का रिलेशन है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, एक्सपोनेंट का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो 6 -3 हो जाएगा जो कि आ जाएगा 9। पावर ऑफ 10, अब ये नंबर आपको दिया है, इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। किसी भी नंबर का कैसे एक्सपेंशन करते हैं ग्रेड 7 में डिटेल में आप पढ़ चुके हो, उसी तरह से आपको एक्सपेंड करना है। लेकिन क्या लिखा है, यूजिंग पावर्स ऑफ 10 की पावर्स का यूज़ करके। पहले जिस तरह से हम एक्सपेंशन करते हैं वो कर लेते हैं, फिर कन्वर्ट कर लेंगे। तो 47561, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्या तरीका होता है एक बार बता देता हूँ मैं आपको। जो डिजिट जिस प्लेस पे होती है वो उससे मल्टीप्लाई होगी, इसी तरह से सबको हम प्लस करके लिख लेंगे। पहले ये बताओ 4 किस प्लेस पे है, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, यानी 4 10,000 वाली प्लेस पे है। तो 4 मल्टीप्लाई होगा 10,000 से, फिर प्लस का साइन। अगली डिजिट कौन सी है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, 7 है, 7,000 वाली प्लेस पे है तो 7,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 500 वाली प्लेस पे है तो 500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 1। अब इसको अगर हम पावर ऑफ 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई ये है 10,000, तो अगर 1 हो और उसके बाद सारा 0 हो तो उसके 10 की पावर के फॉर्म में हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि 10 लिखो और जितने 0 है वो एक्सपोनेंट में आ जाएगा। यानी 10,000 को हम लिखेंगे 10^4। ये मैंने आपको बता दिया था कि जैसे मान लो 100 लिखा है तो 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है, 1000 क्या होता है, 10 का क्यूब होता है। तो आप देख रहे हो 1 के बाद जितना 0 लगा है वही एक्सपोनेंट बनना है। तो 1 के बाद अगर सारा 0 ही है तो कितने 0 है ये काउंट कर लो, वही एक्सपोनेंट बन जाएगा 10 का। प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 1000 है 10^3, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 10^2, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 10 या 10^1 कर सकते हो। प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, आप जानते हो किसी की भी पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 होता है, यानी n⁻0 क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10^0, या ऐसे भी लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई बाई 10^0। ये वाला क्वेश्चन अपने से ट्राई करना, कैसे होगा मैंने आपको बता दिया, उसी तरह से आपको करना है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट 561.903 इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग पावर्स ऑफ 10। तो ये जो नंबर आपको दिया है ये एक डेसिमल वाला नंबर है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है पावर ऑफ 10 का यूज़ करके। तो देखो डेसिमल वाले नंबर में कौन सी डिजिट किस प्लेस पे, इसका आइडिया आपको होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो नंबर हमको दिया है 561.903। डेसिमल से लेफ्ट चलते हैं तो 1s, 10s, 100, 1000 इस तरह से प्लेस होती है, यानी ये 1s वाली प्लेस है, ये 10s वाली प्लेस है, ये 100 वाली, इसको हम कह सकते हैं 10^2। डेसिमल से राइट चलने पे 1/10 वाली प्लेस, फिर उसके बाद 100th वाली प्लेस, 100 को लिख सकते हैं 10^2, फिर 1000th वाली प्लेस, तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10^3, यानी 1 के फॉर्म में ये चलेगा। तो एक्सपैंड करने के लिए जो जिस प्लेस पे उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 है 10^2 वाली प्लेस पे, प्लस 6 है
10 रेज टू द पावर 1 वाली प्लेस पे, प्लस 1 है 10 रेज टू द पावर 0 वाली प्लेस पे, प्लस 9 है 1/10 वाली प्लेस पे। अच्छा 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 रेज टू द पावर -1, 1 से ख़त्म करेंगे तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -1। उसके बाद है 0 किस प्लेस पे है, 1/100 वाली प्लेस पे है, यानी 1/10 रेज टू द पावर 2 वाली प्लेस पे है। इसका भी फ्रैक्शन अगर ख़त्म करेंगे तो 10 रेज टू द पावर ये -2 हो जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3। तो ये हो गया, इस तरह से आपको करना है। अभी साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर हमको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है तो वो कैसे लिखा जाता है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। जैसे हमारा एक नंबर है 5900, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखो 5900 को हम ऐसा लिख सकते हैं 590 मल्टीप्लाई बाई 10। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 59 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो भी 5900 आएगा। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं 59 मल्टीप्लाई बाई 100 को लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 2। अच्छा अगर हम 5.9 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी तो वही आएगा ना 5900। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं 5.9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 3। इसी तरह से 0.59 को अगर हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा लिख सकते हैं 0.59 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 4। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कई तरीके से लिख सकते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है ना कि इसको इस तरह से कुछ लिखो। देखो इन साइंटिफिक नोटेशन या इसी को हम साइंटिफिक फॉर्म कहते हैं, इसका एक और नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म। तीनों नाम आप याद रखना। एग्जाम में अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाए और कहा जाए इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो या साइंटिफिक फॉर्म में लिखो या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है, x मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर y, यानी एक नंबर होगा फिर मल्टीप्लाई का साइन 10 रेज टू द पावर के फॉर्म में एक और नंबर होगा, जहाँ पर कंडीशन आपको दी है कि x की वैल्यू 1 या उससे ग्रेटर होनी चाहिए लेकिन x की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए। मतलब x की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो लेकिन 10 से कम हो, 10 के अंदर ही अंदर रहे। तो ये जो x है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, यानी कोई नंबर दिया होगा उसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक पार्ट हो जाएगा कोफिशिएंट, फिर मल्टीप्लाई का साइन 10 रेज टू द पावर y लिखेंगे। अब यहाँ पर y क्या है, यह है एक्सपोनेंट जो कि एक इंटीजर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो हमने 5900 को कई तरीके से लिखा, इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या आप बता सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कोफिशिएंट है यानी जो x की वैल्यू है वो 590 है, मतलब ये तो 10 से ज़्यादा हो गया, 10 के अंदर ही होनी चाहिए। तो ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। यहाँ भी देख सकते हो 59 है, या यहाँ देख लो 59 है, ये 59 10 से ग्रेटर है, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। ये 5.9 है। 5.9 क्या होता है, 1 से ग्रेटर और 10 से कम है, यानी x की वैल्यू ये हो सकती है। और y क्या है, कोई इंटीजर होना चाहिए, 3 एक इंटीजर है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। बाकी 0.59 ये 1 से कम है, तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। अब एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई नंबर लिखा है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो लेफ्ट से पहली डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। जैसे ये आपका 5900 दिया है तो 5 के बाद डेसिमल लगा दो 9, और देखो डेसिमल के बाद राइट साइड में जो लास्ट में जीरोज आते हैं उस जीरो का कोई मतलब नहीं होता, मतलब उसको हटा सकते हैं। मतलब इसका रेलेवेंस तब होता है जब हम मेजर्ड वैल्यू की बात करते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स आप हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे। अभी के लेवल की बात बता रहा हूँ मैं कि लास्ट के जीरो आप हटा सकते हो। अगर डेसिमल लिखा है तो उसके राइट साइड जो लास्ट में जीरोज आएंगे, ध्यान रखना लास्ट वाले जीरो। अगर डेसिमल लगा है, लिखा है 805, तो इस जीरो को नहीं हटा सकते क्योंकि जीरो लास्ट में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो 850 तो ये जीरो डेसिमल के राइट साइड आ रहा है और लास्ट में आ रहा है। तो एक जीरो लगा हो, 2 3 4 कितना भी हो हटा सकते हो, या ज़रूरत पड़े तो लगा भी सकते हो, दोनों केस है। तो 5.9 हो गया मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर। वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो जहाँ आपने डेसिमल लगाया है उसके राइट साइड जितनी डिजिट होगी वाई की वैल्यू यही होगी। तो 5 के बाद आपने डेसिमल लगाया, उसके राइट में 9 है, 0 है, 0 है, 3 डिजिट है, तो ये आ गया 3। ये एक सिंपल सा तरीका है, याद होगा तो बड़ी आसानी से कर ले जाओगे। बाकी समझाने वाला पार्ट तो मैंने बता दिया कैसे आपको करना है। तो ये जो नंबर दिया है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। कैसे लिखेंगे क्या बताया मैंने आपको, पहली डिजिट के बाद ही डेसिमल लगा दो तो 2.0800। अभी लास्ट का जीरो हटा भी सकते हो या लगे रहने दो। मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर क्या होगी, बाई 2 के बाद आप डेसिमल लगाए ना, उसके बाद 0 है, 8 है, 0 0, यानी 4 डिजिट है, तो ये आ जाएगा 4। इसी तरह से इसका देखो, यहाँ हो जाएगा 8 पॉइंट, अब सारा आगे 0 है तो सबको हटा सकते हैं। अब डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट नहीं है तो इस डेसिमल को भी हटा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या है 0 0 0 सारा,
अभी मैंने आपको बताया 0 को हटा सकते हैं लास्ट वाले, हट गया तो डेसिमल का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसको अगर आप हटा दोगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर। अब देखो यहाँ पर डेसिमल लग गया तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो ये आ गया 6। अब इस तरह से आपको बड़ा क्वेश्चन दे सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न क्या है, ये इतना है, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। तो बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको बताया वही करना है। पहली डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, यानी 1.4335। बाकी आगे का सब 0 है तो हटा दिया हमने। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर। अब अगर 1 के बाद डेसिमल लगा दिया तो राइट में कितनी डिजिट है, यहाँ से यहाँ तक जो डिजिट है सब काउंट कर लो। 12 डिजिट है तो 10 रेज़ टू द पावर 12 आ गया। मीटर्स में वैल्यू दी है तो यहाँ मीटर लगा दिया। इसी तरह से सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू आपको ये दी है। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 1.496, बाकी सब 0 ही है। तो अगर यहाँ डेसिमल लग गया, इसके बाद ये जो डिजिट है काउंट कर लो कितनी डिजिट है, तो ये 11 डिजिट है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 11 मीटर हो जाएगा। क्या बता सकते हो कौन सी जो डिस्टेंस है वो स्मॉलेस्ट है। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, कंपैरिजन करने के लिए हम सिर्फ एक्सपोनेंट देख लेंगे और कुछ नहीं, ना ही कोफिशिएंट देखेंगे। बाकी मल्टीप्लाई बाय 10 तो है ही है, मतलब बेस तो 10 है ही, तो बेस यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद जस्ट एक्सपोनेंट को कंपेयर कर लो। यहाँ पर एक्सपोनेंट 12 है, यहाँ पर 11 है, बताओ कौन ग्रेटर, 12 की 11? ऑब्वियस सी बात है 12 ग्रेटर। तो मतलब सन और सैटर्न के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। रॉक्सीज फादर वांट्स टू डोनेट जगरी इक्वल टू रॉक्सीज वेट। रॉक्सी के फादर जगरी डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन कितना, जो वेट रॉक्सी का है ना, यानी जितने केजी की रॉक्सी है उतना केजी जगरी वो डोनेट करना चाहते हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि इसकी कॉस्ट क्या आएगी। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो हमको ये पता चले कि भाई जो जगरी है उसका रेट क्या है, कितने की है जगरी, यानी 1 केजी जगरी की जो कॉस्ट है वो कितनी है। तो सिंपल सा एक नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो 1 केजी जगरी की जो कॉस्ट है वो है ₹10, 10 रुपये का 1 किलो जगरी मिल जाएगा आपको। तो कितना केजी जगरी डोनेट करना है, जितना केजी रॉक्सी का वेट है। राइट साइड इमेज में देख सकते हो ये दोनों बिल्कुल एक ही लेवल पे है ना, मतलब जो वेट रॉक्सी का है वही वेट इस जगरी का है। तो अगर हमको रॉक्सी का वेट पता चल जाए तो वही वेट उस जगरी का भी होगा जो डोनेट करना है। तो मान लेते हैं रॉक्सी का जो वेट है वो है 40 केजी, तो मतलब हमको 40 केजी जगरी डोनेट करना है। अब देखो कैसे निकलेगा, अगर 1 केजी हम जगरी डोनेट करें तो कितना कॉस्ट आएगी, आएगी ₹10, 10 रुपये कॉस्ट आएगी। अगर 2 केजी हम जगरी डोनेट करें तब तो 1 केजी का 10, दूसरे केजी का 10, यानी टोटल आएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 10। 10 2 बार लिखा है ना, ऐड हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था सेम नंबर अगर कई बार लिख के ऐड होता है तो वो नंबर मल्टीप्लाई बाय कितनी बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ से आ जाएगा ₹20। अगर वो 3 केजी जगरी डोनेट करें तो क्या कॉस्ट आएगी, 1 केजी का 10, दूसरे केजी का 10, तीसरे केजी का 10, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 10, तो आ जाएगा ₹30। अब यहाँ से पैटर्न देखो, ये राइट साइड जो वैल्यू आपको मिल रही है ये कॉस्ट है कि भैया 1 किलो जगरी डोनेट करोगे तो 10 रुपये, 2 केजी तो 20, 3 केजी तो 30, तो ये कॉस्ट है। कॉस्ट की वैल्यू कैसे मिल रही है, यहाँ पर देखो 2 और 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 2 और 10 है क्या, 10 तो है कॉस्ट पर केजी, 1 किलो की कॉस्ट क्या है, ये तो फर्स्ट लाइन में जो लिखा है, और 2 क्या है, बता रहा कितना केजी आप डोनेट कर रहे हो। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 10 का मतलब क्या है, 10 तो हो गई कॉस्ट पर केजी, और 3 क्या है, कितना केजी डोनेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू है। देखो यहाँ 3 केजी डोनेट कर रहे हैं ना, तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर रॉक्सी के वेट के बराबर जगरी डोनेट करनी है। मतलब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, रॉक्सी का जो वेट है केजी के अंदर मल्टीप्लाई बाई जो कॉस्ट है 1 केजी की, ये कर दोगे तो वैल्यू मिल जाएगी। तो ये रिलेशन बनेगा, ये आप कह सकते हो ये फॉर्मूला आएगा, वर्थ ऑफ जगरी इन रुपीज़ क्या होगा, रॉक्सीज वेट इन केजी, क्योंकि कितना केजी जगरी डोनेट कर रहे हैं वो इक्वल है रॉक्सी के वेट। तो बजाय हम ये लिखते हैं कि कितना केजी डोनेट कर रहे हैं, हमने लिख दिया रॉक्सी का वेट, क्योंकि दोनों इक्वल है। हमको क्वेश्चन में रॉक्सी के वेट की वैल्यू दी होगी, तो इसीलिए हमने रॉक्सीज वेट इन केजी लिख दिया। मल्टीप्लाई बाई जैसे मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ 1 केजी जगरी। अब अगर आपको दे दिया जाए रॉक्सी का वेट 45 केजी और कॉस्ट ऑफ 1 केजी जगरी टू बी ₹70, तो बस इसी फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। वर्थ ऑफ डोनेटेड जगरी, जो जगरी डोनेट की जा रही है उसकी वर्थ क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है। तो इसके लिए हमको रॉक्सी का वेट जो कि क्वेश्चन में दिया है 45 केजी मल्टीप्लाई बाई 1 केजी जगरी की कॉस्ट जो कि दी है 70, मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा ₹3150। अब इसी तरह से इस्टू के जो फादर हैं वो डोनेट करना चाहते हैं वीट इक्वल टू इस्टूज वेट, वो सोच रहे हैं क्या कॉस्ट आएगी। सेम पैटर्न पे यहाँ पर भी क्वेश्चन हो जाएगा। वर्थ ऑफ वीट इन रुपीज़ क्या होगा, इस्टू का वेट केजी के अंदर और 1 केजी वीट की कॉस्ट। अगर हम एज्यूम कर लें, मान लें इस्टू का जो वेट है वो 50 केजी है और 1 केजी वीट की जो कॉस्ट है वो भी ₹50 है, तो वर्थ ऑफ डोनेटेड वीट क्या होगा,
इस टू का वेट विच इज़ 50 मल्टीप्लाई बाई 1 kg वीट का जो कॉस्ट है दैट इज़ 50, तो 5 5 25, यानी आ जाएगा ये ₹2500। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या इसी को हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ कहते हैं। ये क्या होता है हमने देख लिया था कि यहाँ पर सेम नंबर मल्टीप्लाई होता जाता है और पूरा सीक्वेंस हमको मिल जाता है। जैसे यहाँ पर पहला नंबर 20 है, इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें आ जाएगा 40, इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 80, इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 160। इस तरह से ही चल रहा है ना, यानी हर बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहलाती है। लेकिन अगर ऐसा कोई नंबर दे दिया है, अब यहाँ पर ग्रोथ कैसी हो रही है देख सकते हो। अगर हम 10 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, लेकिन 30 में 3 मल्टीप्लाई करने पे 50 नहीं आता, 90 आता है, तो मतलब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि सेम नंबर यहाँ पर ऐड हो रहा है। जैसे 10 में अगर हम 20 ऐड करें 30 आ जाएगा, फिर से हम 30 में 20 ऐड करें 50, फिर से प्लस 20 करेंगे 70, यानी हर बार सेम नंबर ऐड हो रहा है। तो अगर सेम नंबर ऐड हो रहा है तो वो लीनियर ग्रोथ कहलाता है। अब अगर हम इंडियन सिस्टम की बात कर ले तो हम 1000, लाख, करोड़ इसमें बात करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमको पता होना चाहिए। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन में दे दिया 100,000, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, यानी 10 की पावर के फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखेंगे? 100,000 क्या, देखो दोनों को अलग अलग देखो। 100 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। 1000 कैसे लिखते हैं, 1000। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? आएगा 100, 2 जीरोस का और 3 जीरो इसका। ये है क्या? 1 10 100,000 10,000 लाख, ये है 1 लाख। तो 100,000 को हम कह सकते हैं 1 लाख, और 100,000 या 1 लाख कैसे लिखा जाता है? 10 रेज़ टू द पावर 5। देख सकते हो यहाँ पर 1 के बाद 5 जीरोज हैं, तो जितने जीरो होते हैं 10 के ऊपर वही एक्सपोनेंट लग जाता है। इसी तरह से 100 लाख क्या होगा? लाख है 10 रेज़ टू द पावर 5, 100 होता है 10 रेज़ टू द पावर 2, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 7। और 100 लाख होता है 1 करोड़। इसी तरह से 100 करोड़ होता है 1 अरब, जिसकी वैल्यू होती है 10 रेज़ टू द पावर 9। 100 अरब की बात कर लें तो ये होता है 1 खरब, जिसको हम लिखते हैं 10 रेज़ टू द पावर 11। तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए कि 1 लाख क्या होता है 10 रेज़ टू द पावर 5, 1 करोड़ क्या होता है 10 रेज़ टू द पावर 7। बेसिकली आप ऐसा कर लेना ना, ये सीक्वेंस पूरा याद कर लेना कि लाख, फिर करोड़, फिर अरब, खरब, उसके बाद आता है नील, फिर पद्मा, फिर शंख, फिर महाशंख, इस तरह से आता है। अब यहाँ पर देख सकते हो 10 रेज़ टू द पावर 5 है, फिर 10 रेज़ टू द पावर 7 है, यानी 5 में अगर 2 ऐड कर दो 7 आएगा। हर बार एक्सपोनेंट 2 इंक्रीज होता जाएगा इंडियन सिस्टम के अंदर। देखो 10 रेज़ टू द पावर 9 हो गया, 10 रेज़ टू द पावर 11, 13, 15, 17, 19, 2 इंक्रीज होता जा रहा है ना। तो अगर आपने सीक्वेंस याद कर लिया कि लाख, फिर करोड़ों, फिर अरब, खरब, नील, पद्मा, शंख, महाशंख, तो वहां से भी आप काउंट कर सकते हो। स्टार्टिंग फॉर्म 10 रेज़ टू द पावर 5, एक्सपोनेंट 2 बढ़ाते चले जाओ। इसी तरह से अमेरिकन या इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर लें तो यहाँ पर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इस तरह से चलता है। तो यहाँ भी जस्ट आपको ये सीक्वेंस याद कर लेना है। मतलब पहले आपको ये याद होना चाहिए कि मिलियन को हम कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं 10 रेज़ टू द पावर 6, फिर उसके बाद आता है बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, नोनेलियन, डिसिलियन। तो ये सीक्वेंस अगर आपने पूरा ऐसे याद कर लिया और पहला वाला याद कर लिया कि 1 मिलियन इक्वल होता है 10 रेज़ टू द पावर 6 के, तो आप देख सकते हो एक्सपोनेंट की वैल्यू को 3 इंक्रीज करते चले जाओ। 6 था, फिर 9 हो गया, 12, 15, 18, 21, 24, इस तरह से करते करते 33 तक। अच्छा, ये लास्ट के 4 याद करना काफ़ी आसान है। कैलेंडर में जैसे होता है ना सितंबर, देखो सेप्ट से सितंबर, ऑक्ट से अक्टूबर, एनओ से नवंबर, डीईसी क्या होता है दिसंबर। तो यहाँ तक थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, बाकी उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से याद रख सकते हो। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब फैक्ट बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब आपसे डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछेगा कि बताओ दुनिया में कितनी एंड्स है, कितने ह्यूमंस हैं, बल्कि फैक्ट दे के उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या पूछा जा सकता है वो यहाँ पर आप देखो। जैसे स्टेटमेंट आपको दिया जा सकता है द एस्टिमेटेड ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ स्टारलिंक्स इज अराउंड 1.3 अरब। ये तो इंडियन सिस्टम में हो गया, या हम कह सकते हैं 1.3 बिलियन, क्योंकि 1 अरब और 1 बिलियन इक्वल होता है। तो देख सकते हो 1.3 यहाँ भी है, 1.3 यहाँ भी है। इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो 1.3 हो गया मल्टीप्लाई बाई अरब या बिलियन क्या होता है। अब ये टेबल आपने याद किया होगा तो बड़ी आसानी से कर ले जाओगे। ये देखो 1 अरब इक्वल होता है 10 रेज़ टू द पावर 9 के, या बिलियन देख लो, ये भी क्या होता है 10 रेज़ टू द पावर 9। तो जो नंबर वाला पार्ट है वो हो जाएगा कोफिशिएंट, और उसके साथ जो अरब या बिलियन है जो कुछ भी लगा है उसको 10 की पावर के फॉर्म में लिख दो। अभी हमने देखा कि 1 अरब क्या होता है 10 रेज़ टू द पावर 9, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। एस्टिमेटेड मॉस्किटो पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड, ये 2023 का डाटा है, वो है 11 नील, या इसी को हम कह सकते हैं 110 ट्रिलियन, क्योंकि 1 नील इक्वल होता है 10 ट्रिलियन के। तो 11 नील है, तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ गया, 110 ट्रिलियन हो गया। तो
तो 11 मल्टीप्लाई बाई नील क्या होता है, देखो ये यहाँ मैंने आपको लिखा है 1 नील इक्वल होता है 10⁻13 के, तो ये आ जाएगा 10⁻13। अगर लिख के इसको आगे बढ़ गए तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, बिकॉज यहाँ देख सकते हो कोफिशिएंट 11 है जो कि 10 से ज़्यादा है। स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में जो हम लिखते हैं तो जो कोफिशिएंट है वो 10 से कम होना चाहिए। अब इसको 10 से कम कैसे करें, 11 को क्या बना दे कि 10 से कम हो जाए, तो 11 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1.1 मल्टीप्लाई बाई 10, 1.1 में 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 11 आएगा। अब देखो यहाँ पर 1.1 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻13, 10 को हम लिख सकते हैं 10⁻1। अब इतने पे फोकस करो, बेस सेम में मल्टीप्लाई और एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14। अब ये है साइंटिफिक फॉर्म में। अब फैक्ट से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, कैलकुलेट एंड राइट आंसर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। कैलकुलेट करो, जो आंसर है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। तो इसमें जैसे पूछ रहा है फर्स्ट वाले में, हाउ मेनी एंड्स आर देयर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड, हर एक इंसान के लिए कितनी एंट है दुनिया में। मतलब जैसे मान लो पूरी दुनिया में 10 एंट है और पूरी दुनिया में 2 ही इंसान है, तो हर 2 इंसान के लिए 10 एंट है, ये रिलेशन है, ये रेशियो बनना है। तो एक इंसान के लिए कितनी एंट होंगी, 5 हो जाएंगी। एक इंसान के लिए 5 तो 2 इंसान के लिए 10 हो जाएगा। तो यही बताना है कि हर एक इंसान के लिए कितनी एंट है। अब यहाँ पर एस्टिमेटेड ग्लोबल पॉपुलेशन आपको दी है कि पूरे दुनिया में इंसान कितने हैं, पूरी दुनिया में एंट कितने हैं, ये दिया हुआ वैल्यू। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन को छोटा बना लेते हैं। एंट ह्यूमन, मान लो पूरी दुनिया में 100 एंट्स हैं और पूरे दुनिया में 20 ह्यूमंस हैं, 20 तो इंसान हैं, मतलब 20 इंसान के लिए 100 एंट है, ये रिलेशन है। तो हर एक इंसान के लिए कितनी एंट होंगी, मतलब अगर हर एक इंसान को हम एंट देना चाहें कि भैया सारे दुनिया के इंसान एक जगह खड़े हो जाओ, दुनिया में जितनी चींटी है बराबर सबको बांट देते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने मान लिया कि पूरी दुनिया में सिर्फ 20 ही लोग हैं और 100 एंट है। अगर इन एंट को हर एक इंसान को देना चाहें तो हर एक ह्यूमन को कितनी एंट मिलेंगी। बचपन में जब आपने डिवीजन सीखा होगा तो वहाँ कैसे सीखा था, जब किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना होता था तो वहाँ हम डिवीजन करते थे कि टीचर के पास 10 टॉफ़ी है, 5 बच्चे हैं, हर एक को कितना मिलेगा, आपने कर दिया 10 को 5 से डिवाइड कर दिया, आ गया 2। हर एक बच्चे को 2-2 टॉफ़ी मिलेगी, क्योंकि 5 बच्चे हैं, 10 टॉफ़ी है, 2-2 देंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, एंट की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय ह्यूमन की पॉपुलेशन कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हर एक इंसान को कितनी एंट मिलेगी, यानी हर एक इंसान के लिए कितनी एंट अवेलेबल है। तो एंट की पॉपुलेशन आपको 20 पद्मा दिया हुआ है। पद्मा होता है 10⁻15 डिवाइडेड बाई ह्यूमन की पॉपुलेशन है 8.2 अरब, अरब है 10⁻9। ये इतने पार्ट को आप अलग से सॉल्व कर लो और जो 10⁻ वाला पार्ट है उसको अलग से सॉल्व कर लो, क्योंकि हमको साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखना है ना, तो 10 की पावर वाला टर्म अलग ही रखते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते। सिंपल से अगर बात करें कि 20 को हम 8.2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, डेसिमल हटेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, मतलब 200 को आपको 82 से डिवाइड करना है। तो रफ में आप कर सकते हो, 8 2 16 होता है, नहीं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 164 आ जाएगा, माइनस किया तो आ गया 36। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, इधर 0 बढ़ जाएगा। 8 का टेबल पढ़ो, क्योंकि 82 है ना, मतलब 8 मोटा मोटा मान के चल सकते हैं। तो 8 4 32 होता है, 4 2 8, 4 8 32। बस एक ही डेसिमल तक रखना है, बहुत एकदम सॉल्व करते ही नहीं चले जाना है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमको मिलेगी, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी, लगभग आ जाएगी 2.4 मल्टीप्लाई बाई, अब ये जो हमारा 10 की पावर वाला टर्म है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻15 है और डिनोमिनेटर में 10�9 है, डिवीजन का रिलेशन है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 15 - 9 करोगे तो आ जाएगा 6, तो आ जाएगा 10⁻6। तो आंसर आ गया 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। क्या है, एंड्स, हर एक इंसान के लिए इतनी चींटियां हैं। तो यहाँ पर हमने चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, बस एक लास्ट वाला जो फिगर इट आउट है वो बचा है, उसकी वीडियो मैंने अलग से बना दी है क्योंकि उसके सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं फिर से यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो वन शॉट है वो बाकी लोगों के वन शॉट से आपको बड़ी ज़रूर लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कवर करा दी, वरना वीडियो की लेंथ कम रखने के चक्कर में बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ लोग मिस कर देते हैं, उसको डिस्कस नहीं करते, क्योंकि सब डिस्कस करने लगेंगे तो लेंदी हो जाएगी वीडियो। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कौन कम टाइम में चैप्टर को कंप्लीट करा रहा है, अरे ये भी तो देखो कि क्या वो सारी चीज़ कवर करा रहा है कि नहीं, तब आप डिसाइड करो किसकी वीडियो आपको देखनी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। बाकी मेरा व्हाट्सएप चैनल है स्पेशली फॉर क्लास 8, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।